जब एक कहानी खत्म होती है तो वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत भी होती है। शिवा सिंह ने उस अंधेरी दुनिया में अपना नाम बना लिया है जहां लोग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि खौफ से पहचाने जाते हैं। लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हर जीत के बाद एक और बड़ी लड़ाई उसका इंतजार करती है। पुराने दुश्मन अभी भी जिंदा हैं, नए दुश्मन पैदा हो चुके हैं और अब हर कोई चाहता है शिवा सिंह का ताज छीन लेना। ये अब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रही, ये बन चुकी है उस किंग की कहानी जिसकी हुकूमत को हर कोई चुनौती देना चाहता है। क्या शिवा इस बार भी हर मुश्किल को पार कर पाएगा, या फिर इस बार कोई ऐसा वार होगा जो उसके साम्राज्य को हमेशा के लिए हिला देगा? लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ऐसी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार, दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, तो अभी स्टोरी बॉक्स एफएम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का नया और भी खतरनाक अध्याय। यशवंत को पहली बार एहसास हुआ कि शिवा इतना समझदार था, वे सच में एक जैसे ही थे। अगर शिवा ने पीटर बनकर उसे धोखा न दिया होता तो वह सच में उससे दोस्ती करना चाहता। चूंकि यशवंत जी इतने खुले विचारों वाले हैं तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वकील हर्षद, हमारे तैयार किए गए कागजात बाहर निकालो। यशवंत की हैरान निगाहों के बीच हर्षद, जिसने अभी अभी एक घूंट पीने के लिए शराब का गिलास उठाया था, उसने घबराकर उसे वापस नीचे रखा, अपना ब्रीफकेस उठाया, उसे खोला, उसमें से एक दस्तावेज निकाला और दोनों हाथों से शिवा को सौंप दिया। शिवा ने वह दस्तावेज लिया और तुरंत उसे यशवंत के सामने फेंक दिया। मालिक यशवंत, मैं बहुत ही संजीदा इंसान हूँ, इसलिए कृपया बुरा मत मानिएगा। मैं ये 5 लाख रुपये स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मुझे डर है कि बाद में मुझे बेचैनी होगी। इसलिए मैं आपसे गवाह बनने और इंस्पेक्टर प्रकाश से इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने का अनुरोध करना चाहूँगा। अरे, यह क्या है? यशवंत खुद को वह दस्तावेज खोलने और देखने से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर प्रकाश, जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ कराह रहा था और अधमरा था, वह भी अपनी सूजी हुई आंखें खोलने, अपनी गर्दन लंबी करने और झांकने से खुद को रोक नहीं पाया। यशवंत ने करीब से देखा और हैरान रह गया। ये मानसिक आघात का हर्जाना क्या बला है? कागजात में लिखे इन नए शब्दों से यशवंत पूरी तरह चकरा गया था। आसपास के बाकी लोग भी हक्के बक्के थे, उनमें से किसी ने भी पहले कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। शिवा ने शराब की सुराही उठाई और यशवंत के लिए एक गिलास शराब उड़ेली। मालिक यशवंत, यह मानसिक आघात का हर्जाना उस मानसिक दर्द के लिए है जो मुझे इस घटना के बाद सहना पड़ा, और इसलिए इंस्पेक्टर प्रकाश को इसकी भरपाई करनी होगी। इस तरह का मानसिक आघात का हर्जाना अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में बहुत आम है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यह एक बहुत ही आधुनिक और सभ्य कानूनी नियम है। यशवंत ने अपने होंठ सिकोड़े, लेकिन तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेर दी। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। पैसे यहाँ हैं और हम इसे वापस नहीं मांगने वाले, इसलिए किसी भी कानूनी कागज़ पर दस्तखत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? शिवा ने कहा, मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। अगर किसी दिन आप, मालिक यशवंत, नाराज़ हो गए और इस बात का पर्दाफाश कर दिया, ये कहते हुए कि मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं और इंस्पेक्टर रणविजय की सत्ता का फ़ायदा उठाकर लोगों को डरा धमका कर पैसे ऐंठ रहा हूं, तो मेरे पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं होगा। यशवंत के चेहरे की नसें फड़क उठीं। सच कहा जाए तो उसके दिमाग में वाकई यह ख्याल आया था, अगर कभी रणविजय के साथ उसके रिश्ते बिगड़ते हैं तो वह इसे एक तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करके रणविजय के मुंह पर तमाचा मार सकता है। आखिरकार शिवा और रणविजय के बीच एक खास रिश्ता है, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि शिवा उससे भी ज़्यादा चालाक निकलेगा और ऐसी चाल चलेगा। शिवा बाबू, आप सच में मुझे निराश कर रहे हैं। मैं हमेशा आपके साथ सच्चा रहा हूँ, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? इसके अलावा मैं, यशवंत, एक सीधा और ईमानदार आदमी हूँ। पुलिस विभाग और अंडरवर्ल्ड दोनों जगह मेरी अच्छी इज्जत है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं और मेरे बारे में और जान सकते हैं। इससे पहले कि शिवा कोई प्रतिक्रिया देता, उसके आसपास के कई लोगों ने अपने चेहरे घुमा लिए और यहाँ तक कि स्ट्रेचर पर लेटा इंस्पेक्टर प्रकाश भी अपना होंठ चबाने से खुद को रोक नहीं पाया। यशवंत के इस सीधे और ईमानदार दिखावे का सामना करते हुए शिवा केवल चतुराई से कह सका, यशवंत जी, आप जो कह रहे हैं मैं वह सब जानता हूँ। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? कागज़ पर दस्तखत करना और अंगूठे का निशान लगाना बस एक कानूनी प्रक्रिया है। आपको मना नहीं करना चाहिए, है ना? यशवंत ने नाक भान से कुड़ी। बस एक कागज़ पर दस्तखत ही तो करना है, इसमें मुश्किल क्या है? मैं गवाह बनूंगा। इंस्पेक्टर प्रकाश, कृपया खड़े हो जाए और पहले यहाँ दस्तखत कीजिए। यह आवाज़ सुनकर प्रकाश ने स्ट्रेचर से उठने के लिए संघर्ष किया। उसे इतनी धीमी गति से उठते देख यशवंत ने गज्जू को आदेश दिया, इसे उठने में मदद करो।
वापस शिवा की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, वह केशव बहुत ही बेरहम है। देखो उसने हमारे इंस्पेक्टर प्रकाश की क्या हालत कर दी है। प्रकाश ने आखिरकार दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए और यशवंत ने भी गवाह के तौर पर ऐसा ही किया। शिवा ने उसे लिया, कुछ बार उस पर नजर डाली और फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए कहते हुए हर्षद को सौंप दिया। यशवंत ने पूछा, कैसा लगा? शिवा बाबू, क्या आप संतुष्ट हैं? शिवा ने सिर हिलाया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। चूंकि शिवा बाबू इतने संतुष्ट हैं तो इंस्पेक्टर प्रकाश के साथ आपका मामला सुलझा हुआ माना जा सकता है। शिवा ने फिर से अपना शराब का गिलास उठाया, कहने की जरूरत नहीं, सब सुलझ गया है। शिवा बाबू वाकई बहुत साफ दिल इंसान हैं। यशवंत हंसा और उसने भी अपना शराब का गिलास उठा लिया। पास ही खड़ा प्रकाश ने राहत की सांस ली, अपने मन में सोचते हुए, आखिरकार मैंने ये परीक्षा पार कर ली। उसी पल शिवा ने अपनी शराब खत्म की और कहा, मैंने इंस्पेक्टर प्रकाश के साथ अपनी दुश्मनी का हिसाब चुकता कर लिया है, लेकिन उसके और मेरी दीदी के बीच का मामला एक अलग कहानी है। यशवंत ने अभी जो शराब ने ली थी उसे लगभग थूक ही दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि इंस्पेक्टर प्रकाश के साथ मेरा झगड़ा सुलझ गया है, लेकिन उस पति पत्नी के जोड़े का हिसाब कैसे चुकता करें जिन्होंने मेरी दीदी को फंसाया था। यशवंत के चेहरे के भाव गुस्से और दुविधा के बीच झूल रहे थे, जबकि प्रकाश का दम लगभग घुटने लगा था। ये शिवा बहुत ही दुष्ट था, किश्तों में माफी मांगने का कोई तरीका नहीं था। इस समय यशवंत कुछ हद तक गुस्से में था और उसने अपना शराब का गिलास एक जोरदार आवाज के साथ मेज पर पटक दिया। शिवा बाबू, आखिर आप चाहते क्या हैं? आपको कितने पैसे चाहिए? आप मुझे सीधे रकम क्यों नहीं बता देते? शिवा हंस पड़ा। यशवंत के गुस्से का उस पर कोई डर नहीं दिखा। उसने एक टिश्यू पेपर उठाया, उससे अपने मुंह के किनारे को थपथपाया, उसे मोड़ा और एस्ट्रे में फेंक दिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूं कि वे दोनों घुटनों के बल बैठें और मेरी दीदी से माफी मांगें। शिवा ने शांति से बात की, बिना किसी गुस्से के, लेकिन उसने जो बेरहम आभामंडल बिखेरा, उसने यशवंत की पलकों को फड़कने पर मजबूर कर दिया। मालिक यशवंत, आपको पता होना चाहिए कि 5 लाख रुपये ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जान बचा सकते हैं। अगर वे इंस्पेक्टर के तौर पर पैसे कमाना जारी रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वे अपने घुटनों पर बैठ जाएं। शिवा बाबू, मुसीबत के समय में गुंजाइश छोड़नी चाहिए ताकि भविष्य में आप फिर से मिल सकें। किसी भी बात में हद से ज़्यादा आगे मत बढ़िए। आज यशवंत बीच बचाव करने वाला था। अगर प्रकाश उसे पैसे देने के बाद भी घुटनों के बल बैठता तो ये यशवंत के मुंह पर तमाचे जैसा होता। जो बोओगे वही काटोगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगा और मैं ही फैसले लूंगा। शिवा और यशवंत ने एक दूसरे को तीखा जवाब दिया। क्या होता अगर इस बार मेरी दीदी को यातनाएं देकर अपना जुर्म कबूलने के लिए मजबूर किया जाता? क्या होता अगर उसे जेल में बंद कर दिया जाता? और बाकी लोगों का क्या? उनके पास कोई ताकत या प्रभाव नहीं है तो वे कहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं? क्या उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी अन्याय सहते हुए बितानी चाहिए जब तक कि उनकी पत्नियां और बच्चे उनसे अलग न हो जाएं और उनके परिवार तबाह न हो जाएं? कड़ाक सुरीली जो वीणा बजा रही थी, शिवा और यशवंत के उस भारी आभामंडल को सह नहीं पाए और उसके हाथों से एक बेसुरा सुर निकल गया। शिवा मुड़ा और उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया, डर गई। मालिक यशवंत और मैं दोनों सभ्य इंसान हैं, हम लड़ेंगे नहीं। सुरीली ने जल्दी से खुद को संभाला और फिर से बजाना शुरू कर दिया। यशवंत के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले, फिर वह अचानक जोर से हंस पड़ा। इंस्पेक्टर प्रकाश, क्या तुमने सुना कि शिवा बाबू ने क्या कहा? तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना चुनते हो या इंस्पेक्टर का अपना पद बचाए रखना और पैसे कमाना चाहते हो? प्रकाश ने, जो अब मुर्दा होने का नाटक नहीं कर रहा था, कहा, चिंता मत कीजिए मालिक यशवंत, मैं निश्चित रूप से शिखा सिंह जी के पास खुद जाकर माफी मांगूंगा। खैर, ये तुमने खुद चुना है। यशवंत ने सांस छोड़ी। चूंकि यह प्रकाश का फैसला था इसलिए इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अगर प्रकाश सहमत नहीं होता तो यशवंत शिवा का विरोध करना जारी रखता। शिवा और यशवंत के बीच की इस खामोश जंग ने आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया था। न केवल यशवंत का खास आदमी गज्जू बल्कि हर्षद भी, जो शिवा के साथ खाना खाने आया था, काफी डरा हुआ था। जब शिवा और यशवंत आखिरकार एक गतिरोध पर पहुंच गए तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली और वीणा की धुन के साथ नाव पर उस शानदार दावत का माहौल फिर से सामान्य हो गया। प्रकाश और उसकी पत्नी को फिर से वहां से ले जाया गया ताकि वे बीच में न आएं और सबका मूड खराब न करें। यशवंत आखिरकार एक ताकतवर और बेरहम आदमी था। थोड़ा शांत होने के बाद उसने शिवा के साथ फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। इस बीच उसने अपना साथ देने के लिए 3 खूबसूरत औरतों को बुलाया, उन तीनों के लिए एक एक, ताकि वे शराब परोस सकें और उन्हें पीने के लिए मना सकें। शिवा को कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने पिछले जीवन में बार और प्राइवेट क्लब जैसे कई बड़े नज़ारे देखे थे, लेकिन हर्षद घबराया हुआ था।
खास तौर पर वह उम्रदराज परिचारिका बहुत ही आकर्षक थी और बीच बीच में अपनी अदाएं दिखा रही थी, जिसकी वजह से वकील हर्षद पसीने से तरबतर हो गया और उसने लगातार 3 शराब के गिलास छलका दिए। यशवंत ने ये देखा और हर्षद को उसके अनाड़ीपन के लिए नीची नज़र से देखने के साथ साथ वह शिवा के इस शांत स्वभाव और तजुर्बे से भी हैरान था। शराब के कई दौर चलने के बाद यशवंत ने अपना दूसरा नाटक शुरू किया। उसने किसी को भेजकर शिवा का वह नीला हीरा मंगवाया। फिर उसने शिवा से कहा कि अगर वह चाहे तो वह उस हीरे को एक अच्छी कीमत पर बिकवाने में उसकी मदद कर सकता है। शिवा यशवंत के इरादों को अच्छी तरह समझ गया था। यशवंत ने आज एक गलती की थी और पुलिस थाने में अपनी इज्जत गंवा दी थी, इसलिए वह अपना बदला लेने के लिए दृढ़ था। शिवा जानता था कि वह हीरा एक संदिग्ध जगह से आया था और उसे अपने पास रखना केवल मुसीबत मोल लेना होगा, यहाँ तक कि अगर वह उसे वापस लंगड़ा बलवंत को लौटा भी दे तो शायद वह भी उसे नहीं चाहेगा। शिवा ने तुरंत नीले हीरे को संभालने की जिम्मेदारी यशवंत को सौंप दी। उसे कितने में बेचना है और कितना कमीशन लेना है, ये सब नियमों के अनुसार किया जाएगा। यशवंत बहुत खुश हुआ। शिवा का उसकी मदद स्वीकार करने के लिए तैयार होना उसे मान्यता देने के बराबर था, जिससे वे दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए। दावत खत्म हो गई थी। यशवंत ने कहा कि वह आज रात इन सभी खूबसूरत औरतों का खर्च उठाएगा और मैं जिसे चाहूं उसे चुन सकता हूं। जबकि हर्षद अभी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, उस उम्रदराज सुंदरी ने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके कान में मीठी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि वह उसके घर जाकर उसकी जवानी का पूरा मजा लेना चाहती है। हालांकि शिवा को अपने आसपास की इन खूबसूरत औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और यशवंत इसके लिए तैयार था। जैसे ही वे उस रंगीन नाव से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सुरीली, जो अभी अभी वीणा बजा रही थी, उसने अब एक और भी आकर्षक गाउन पहन लिया था। गाउन के ऊंचे कट से पारदर्शी मोजे पहने हुए उसकी लंबी टांगें दिखाई दे रही थीं और उसकी गोरी गर्दन उस आंसू के आकार वाले गले के डिजाइन से झांक रही थी। अपना सिर नीचे किए और चेहरे पर शर्म की लाली लिए उसने शिवा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इंस्पेक्टर यशवंत ने मुझे आज रात आपके साथ रहने के लिए कहा है। एमरल्ड फ्लावर नाव से उतरने के बाद शिवा ने सुरीली से कहा, मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। क्या आपको याद है मैं कहाँ रहती हूँ? बांद्रा हिल रोड। आपको सच में याद है? सुरीली के चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी। पिछली बार जब शिवा इतनी बेरुखी से चला गया था तो सुरीली को काफी बुरा लगा था। मध्य मुंबई की खाड़ी में वह कम से कम मुंबई की 3 सुंदरियों में सबसे बेहतरीन थी। फिगर, रूप, रंग और गायन कौशल के मामले में वह मुंबई की मल्लिका बेगम अख्तर को छोड़कर किसी से पीछे नहीं थी। अनगिनत रईसजादे उसके इर्द गिर्द मंडराते थे, उसके करीब आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाते थे, जिसने उसे और भी मगरूर बना दिया था। उन रईसजादों के साथ काफ़ी समय बिताने के बाद सुरीली के मन में उनके लिए नफरत पैदा होना लाजमी था, लेकिन उसे उनकी चापलूसी करने का नाटक करना पड़ता था। इस तरह उसने नखरे दिखाने और धोखा देने की कला सीख ली थी। अप्रत्याशित रूप से जब उसने हिम्मत जुटाकर शिवा को अपना प्रेमी बनने के लिए कहा तो वह उससे मिलने ही नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? वह हमेशा दूसरों को इंतजार करवाती थी। यह हार सुरीली के दिल में बैठ गई थी और वह लगातार शिवा से दोबारा मिलने और उससे टकराने की लालसा रखती थी। अप्रत्याशित रूप से वह मौका आज रात आ गया। हालांकि इंस्पेक्टर यशवंत की बात को आसानी से टाला नहीं जा सकता था, फिर भी सुरीली इस मंझे हुए आशिक शिवा के साथ एक और मुकाबले के बारे में सोच रही थी। हालांकि मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन पहाड़ी रास्ता वाकई बहुत दूर है, इसलिए मुझे थोड़ा और आगे तक छोड़ने की तकलीफ देनी पड़ेगी। सुरीली ने अपनी खूबसूरत आंखों से शिवा को देखते हुए कहा। उसकी निगाहें आकर्षण से भरी थीं। शिवा मुस्कुराया, अपनी आदत के अनुसार अपना कोट अपने बाएं हाथ पर डाला और सुरीली को आगे ले गया। वहां रिक्शा खड़े हैं, आप किसी को बुला क्यों नहीं लेते? सुरीली ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल में उसके कदम से कदम मिलाते हुए कहा। मैं इस बार रिक्शा नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ गाड़ी चलाकर आया हूं। शिवा ने अपनी जेब से अपनी गाड़ी की चाबी निकालते हुए और काले रंग की फॉक्सवैगन गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। सुरीली थोड़ी हैरान रह गई। पिछली बार शिवा के पास गाड़ी नहीं लग रही थी, इतनी जल्दी उसके पास गाड़ी कैसे आ गई? फिर दावत में यशवंत के साथ शिवा के उस दिमागी खेल, चौंकाने वाले 5 लाख रुपये और बेशकीमती नीले हीरे के बारे में सोचकर उसने राहत महसूस की। हाँ, वह कोई आम इंसान कैसे हो सकता है? सुरीली को ख्यालों में खोया देख शिवा ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। सुरीली तब होश में आए, उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि शिवा उसकी उंगलियों को पकड़ सके और नजाकत से गाड़ी में बैठ गई। सुरीली के बगल वाली सीट पर बैठने के बाद शिवा गाड़ी में बैठा, इंजन चालू किया और बांद्रा की ओर गाड़ी बढ़ा दी। उन दिनों मुंबई में ज्यादा निजी गाड़ियां नहीं थीं। कई लोग महीने में सिर्फ 300 रुपये कमाते थे, तो वे गाड़ी चलाने का खर्चा कैसे उठा सकते थे? इसलिए गाड़ियों को अक्सर दौलत और रुतबे का प्रतीक माना जाता था। सुरीली पहले भी गाड़ियों में बैठ चुकी थी, लेकिन इस बार का एहसास कुछ अलग था।
वह एक अजीब से गुरूर और संतुष्टि से भर गई थी। शिवा ने एम.जी. रोड होते हुए मध्य मुंबई की खाड़ी से गाड़ी चलाई। रात के लगभग 9 बज रहे थे और एम.जी. रोड अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था, जो मध्य मुंबई की सबसे हलचल भरी सड़कों में से एक के रूप में एक रंगीन और शाही माहौल को दर्शा रहा था। प्यार में पड़ी कई लड़कियों की तरह सुरीली गाड़ी की खिड़की खोलने और एम.जी. रोड से बहने वाली हवा के झोंके और रात के उस मादक माहौल को महसूस करने के लिए अपना सिर बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पाए। एम.जी. रोड को पहले रिपन मार्ग कहा जाता था। 1860 में चीन और विदेशी ताकतों ने एक असमान संधि पर हस्ताक्षर किए थे और विदेशियों ने तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल करके उस देश को अपनी ज़मीन सौंपने और हर्जाना देने के लिए मजबूर किया था। इस प्रकार मध्य मुंबई प्रायद्वीप पर पहली बस्ती बसाई गई थी। कब्जे की कार्यवाही को संभालने वाला व्यक्ति यह विदेशी अफसर रिपन था। मध्य मुंबई पर कब्जा करने के बाद उसने सबसे पहली मुख्य सड़क बनानी शुरू की और अपने नाम पर इसका नाम रखा, इस उम्मीद में कि वह अपनी महान उपलब्धियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकेगा। 1904 में नमन मुंबई आया और गवर्नर बना। उसने रिपन मार्ग का पुनर्निर्माण और विस्तार किया, इसे एक नया रूप दिया। उसने सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे पुरानी सड़क में नई जान आ गई। परिणामस्वरूप रिपन मार्ग का नाम हटा दिया गया और इसका नया नाम एम.जी. रोड रखा गया। इस समय कई लोगों ने सुरीली की तरह एम.जी. रोड की चकाचौंध और उस शाही शानो शौकत को देखा। शिवा ने जो देखा वह एक कमज़ोर राष्ट्र की कूटनीति न होने और ज़मीन सौंपने और हर्जाना देने की शर्मिंदगी थी। एम.जी. रोड से गुजरने के बाद वे जल्द ही जंगल मार्ग पहुंच गए। हलचल भरे एम.जी. रोड की तुलना में जंगल मार्ग बहुत शांत लग रहा था। गाड़ी उस छोटे से विला के सामने रुकी जहां सुरीली किराए पर रहती थी। यह एक नवनिर्मित 3 मंजिला इमारत थी जिसका मासिक किराया 1500 रुपये था, जो एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा था। हालांकि मध्य मुंबई की खाड़ी की सुरीली जैसी मशहूर अभिनेत्रियां इस जगह को सालाना आधार पर किराए पर लेती थीं। शिवा गाड़ी से बाहर निकला और उस छोटी सी विदेशी शैली की इमारत की ओर देखने लगा जहां वह पहले भी आ चुका था। सुरीली इसी समय गाड़ी से उतरी। शिवा को इमारत की ओर ऊपर देखते हुए पाकर वह कड़वाहट से मुस्कुराए और बोली, ये हास्यास्पद है। आपकी नज़र में हम सिर्फ छोटे मोटे कलाकार और नाचने वाले हैं, लेकिन हम ऐसी शानदार इमारत किराए पर ले सकते हैं। क्या ये बेतुका नहीं है? शिवा ने अपना सिर हिलाया, अपने मन में सोचते हुए कि इसमें कुछ भी मज़ेदार नहीं था। भविष्य के कुछ कलाकारों पर तो अभी भी 80 करोड़ का टैक्स बकाया था। क्या आप ऊपर आना और बैठना चाहेंगे? कम से कम एक गिलास पानी पी लीजिए ताकि मैं इंस्पेक्टर यशवंत को जवाब दे सकूं, सुरीली ने झिझकते हुए सुझाव दिया। क्या ये सच में ज़रूरी है? शिवा ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए, उसके हाथ उसकी जेब में थे। मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहने के बाद शिवा गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ा। तभी उसने पीछे से दर्द भरी एक चीख सुनी। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि सुरीली के टखने में गलती से मूंछ आ गई थी। क्या तुम ठीक हो? मुझे डर है कि मैं आगे नहीं चल पाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। सुरीली के चेहरे पर दर्द झलक रहा था। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? माफ़ करना, क्या आप मुझे उठाकर ऊपर ले जा सकते हैं? बिना कुछ कहे शिवा आगे बढ़ा, अपना बायां हाथ सुरीली की कमर पर और दायां हाथ उसके घुटनों के नीचे रखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सुरीली शर्माते हुए उसके सीने से लग गई, उसकी सांसें मीठी और कोमल थीं। मैं तीसरी मंजिल पर रहती हूँ। शिवा सुरीली को तीसरी मंजिल तक ले गया। हालांकि वह ताकतवर और तंदुरुस्त था, लेकिन सुरीली को रहने वाले कमरे में ले जाने से पहले दरवाज़ा खोलने के बाद वह एक पल के लिए रुका। सुरीली की सेवा करने वाली नौकरानी जाग गई और नींद भरी आंखों से मेहमानों के कमरे से बाहर आई। जब उसने अपनी मालकिन को एक आदमी की बाहों में देखा तो वह तुरंत घबरा गई। तीसरी बहन, शिवा बाबू मेरी देखभाल करेंगे। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, सुरीली ने नौकरानी से कहा। नौकरानी, जो हमेशा की तरह तेज दिमाग वाली थी, तुरंत अपने कमरे में वापस चली गई, धीरे से दरवाज़ा बंद किया और बोली, ये तो बहुत करीब था। शिवा सुरीली को सोने के कमरे में ले गया। अंदर जाने से पहले दरवाजे पर उसे पकड़ने का अपना तरीका बदला और फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अगर तुम्हारे टखने में बहुत दर्द है तो तुम शेर छाप लेप या मलहम लगा सकती हो। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? सुरीली बिस्तर का सहारा लेकर बैठ गई। उसका एक हाथ उसके गाल को सहारा दे रहा था, उसकी खूबसूरत आंखें शिवा को देख रही थीं। मैं कल तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा। आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक विदेशी सिगरेट निकाली, उसे जलाया और धुएं का एक छल्ला छोड़ते हुए कहा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। शिवा जाने के लिए मुड़ा, लेकिन सुरीली अचानक बिस्तर से कूद पड़ी और उसे पीछे से गले लगा लिया। आप मुझे नीची नज़र से देखते हैं। आप मुझसे नफरत करते हैं। आप हमेशा लोगों से दूरी बनाए रखते हैं।
क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ, या आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक मामूली छोटे दर्जे की अभिनेत्री हूँ? सुरीली ने बोलते बोलते रोना शुरू कर दिया। उसके आंसुओं ने शिवा की कमीज की पीठ को भिगो दिया। शिवा ने, जिसकी उंगलियों के बीच सिगरेट थी, सुरीली के हाथों को थपथपाया जो उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे। तुमने एक ही सांस में इतना कुछ कह दिया, मैं इसका जवाब कैसे दूं? सुरीली ने जिद में अपना मुंह फुला लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तो फिर इसे अपने सबसे खूबसूरत और सच्चे शब्दों में कहिए। गोलमोल बातें करना और खोखली धमकियां देना बंद कीजिए। शिवा एक पल के लिए रुका और बोला, क्या तुम्हारी यह सेज हमारे इस तूफान को सहने के लिए काफ़ी मजबूत है? सुबह सुबह सुरीली ने आलस भरे अंदाज में बिस्तर पर अपनी आंखें खोलीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो बीती रात कोई हसीन ख्वाब रही हो। उसने एक तकिया लिया और सिरहाने का सहारा लेकर बैठ गई। उसके लंबे काले बाल कंधों से होते हुए नीचे झूल रहे थे, जिससे उसकी त्वचा और भी अधिक गोरी और निखरी हुई लग रही थी। शिवा सिंह अब तक वहां से जा चुका था। सुरीली ने बिस्तर के उस हिस्से को छुआ जहां पिछली रात शिवा सोया था। वहां की गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। सुरीली के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसके चेहरे पर एक हल्का सा गुरूर झलक रहा था। आखिर कितने ही पुरुष उसके इस आकर्षण से बच पाए हैं। पहले सुरीली को लगता था कि वह शिवा के उस कठोर और निष्ठुर स्वभाव को नहीं संभाल पाएगी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह भी बाकी मर्दों जैसा ही है। सुरीली अभी अपने गुरूर में खोई ही थी कि अचानक उसकी नज़र बिस्तर के पास रखी मेज पर गई। उसने अपने नाजुक हाथ बढ़ाए, उसे उठाया और देखा कि वे 500 रुपये थे। सुरीली का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गुस्से में बुदबुदाते हुए कहा, कमीने शिवा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मुझे पैसे देने का क्या मतलब है? खुद को बुरी तरह से अपमानित महसूस करते हुए सुरीली इतनी क्रोधित हो उठी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही पलों पहले जो उसके चेहरे पर गुरूर था, वह तुरंत ही गहरी शर्मिंदगी में बदल गया। सुरीली का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने झटके से 1 रुपये का नोट पकड़ा और उसे हवा में उछाल कर फेंक दिया। यह क्या है? सुरीली ने अचानक देखा कि उन नोटों के बीच एक कागज़ का टुकड़ा दबा हुआ था और उसने जल्दी से उसे उठा लिया। उस कागज़ पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, बिस्तर बदल लेना। क्या? सुरीली एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर अचानक उसे सारी बात समझ आ गई और उसका वह गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह इंसान बहुत ही दुष्ट है। सुरीली को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वह शिवा को कोस रही थी या बस खुद से बातें कर रही थी। म्याऊं! एक बिल्ली की आवाज़ ने उसे चौंकाकर उसकी सोच से बाहर निकाला। वह उसकी पालतू बिल्ली थी, जो सुबह सुबह भूखी होने के कारण मेज़ पर कूद गई थी और कुछ खाना चाहती थी। सुरीली ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने पूरे शरीर में गहरी थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने मन ही मन शिवा को एक बार फिर से कोसा और हार मानकर अपनी नौकरानी तीसरी बहन को आवाज़ लगाई कि वह आकर बिल्ली की कटोरी में थोड़ा दूध डाल दे। आवाज़ सुनकर तीसरी बहन थोड़ा दूध लेकर आए और उसे बिल्ली की छोटी कटोरी में डाल दिया। बिल्ली तुरंत पास आए और अपनी जीभ से उसे चाटने लगी। छप छप, उस छोटी बिल्ली के प्लेट चाटने की आवाज़ गूंजने लगी। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस आवाज़ को सुनकर सुरीली को फिर से बीती रात की याद आ गई। हे भगवान, मैं तो मर ही जाऊंगी, उसने शर्माते हुए कहा और चादर खींचकर अपना मुंह छिपा लिया। छप छप, वह आवाज़ बिल्कुल साफ और गूंजती हुई आ रही थी। ... शिवा सुबह सुबह पहाड़ी रास्ते से निकल चुका था और गाड़ी चलाकर धारावी की तरफ जा रहा था। शिवा जानता था कि उसके रात भर बाहर रहने से शिखा सिंह बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए वह जल्दबाजी में घर लौट रहा था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही शिवा घर पहुंचा, उसने शिखा को दरवाजे पर खड़े होकर बाहर की तरफ बेचैनी से ताकते हुए देखा। उसके एक हाथ में जाले साफ करने वाला झाड़ू था और दूसरे हाथ में एक रज़ाई, लेकिन वह अंदर से बहुत घबराई हुई लग रही थी। पिछली बार हुई उस गंभीर घटना के बाद उसे डर था कि कहीं शिवा के साथ कुछ और बुरा ना हो जाए। शिवा को लौटते देख शिखा ने बिस्तर के पास झाड़ू फटकारने का नाटक करते हुए कहा, आ गए तुम? पिछली रात कहाँ गुजारी थी? बाहर ही रुका था। वह तो मुझे भी दिख रहा है। मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ रुके थे और तुम कह रहे हो कि बाहर थे। किसे नहीं पता कि तुम बाहर थे? तुम पूरी रात घर पर नहीं आते। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा, तुम इतनी चिंता मत किया करो। हाँ, तुमने तो अभी से मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। तुम्हें लगता है न कि मैं बहुत दखल देती हूँ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा? शिखा ने गुस्से से अपना झाड़ू फटका। शिवा की हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे कोई बहस करे, इसलिए उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? चूल्हे पर बर्तन रखा है। शिवा चूल्हे के पास गया और सच में बर्तन से अभी भी भाप निकल रही थी। जब उसने ढक्कन खोला तो उसमें प्याज के पत्तों के साथ भुने हुए स्वादिष्ट अंडे और एक कटोरी पतला दलिया रखा था। जब शिवा अपना कटोरा हाथ में लिए खाना खा रहा था, तब शिखा रजाई समेटकर उसे अलमारी में ठूंस रही थी।
शिवा खुद को रोक नहीं पाया और बोला, दीदी एक बार सोच लो। मैंने एक आदमी से जगह ढूंढने को कहा है और मैं जल्द ही यहाँ से जाने वाला हूँ। जाओगे? कहाँ जाओगे? आजकल बाहर का किराया बहुत ज़्यादा है, इससे अच्छा है कि हम यहीं रहें। मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें उस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपनी नौकरी छोड़ दो और आराम से घर पर बैठकर अपनी ज़िंदगी का मज़ा लो। ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। तुम ही मेरा खर्च उठाना और मैं कोई काम नहीं करूँगी। शिखा को अब कुछ हद तक यकीन होने लगा था कि उसके छोटे भाई ने सच में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, और यह कहते हुए उसने उस झाड़ू को अपने टूटे हुए फूलदान में अटका दिया। तभी बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, क्या कोई घर पर है? शिखा, क्या तुम घर पर हो? शिखा घबरा कर चौंक गई। अरे नहीं, रमेश चाचा और कमला चाची आ गए। शिवा, क्या तुमने वह काम कर दिया जो मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था? बस उनके बेटे के लिए बैंक में नौकरी ही तो ढूंढनी थी ना, बस वह काम हो गया है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। शिखा ने राहत की सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खुला और वहां रमेश चाचा और कमला चाची चेहरे पर मुस्कान लिए खड़े थे। उनके ठीक पीछे एक नौजवान खड़ा था जिसकी भौहें घनी थीं, आंखें बड़ी बड़ी थीं और खास तौर पर उसकी नाक बहुत बड़ी थी। जब उसने शिखा को दरवाज़ा खोलते देखा तो उसने अपना मुंह फेर लिया, मानो वह वहां बिल्कुल भी आना नहीं चाहता था। रमेश चाचा, कमला चाची, आप लोग हैं? आइए, अंदर आइए। शिखा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। रमेश चाचा मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ गए। कमला चाची ने पीछे से उस नौजवान को खींचा और वह चिढ़ते हुए आंखें घुमाकर उनके पीछे पीछे अंदर आ गया। वह कमरा बहुत ही छोटा और तंग था और शिखा के पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पानी की बाल्टी का ढक्कन एक डंडे पर टिकाया और उसी को बैठने के लिए इस्तेमाल किया। रमेश चाचा उस पानी की बाल्टी पर बैठ गए, कमला चाची बिस्तर पर बैठ गईं और शिवा अपने हाथों में चावल का कटोरा लिए उस नौजवान को देखने लगा। उस नौजवान ने शिवा के घर में चारों तरफ नज़र दौड़ाए और बोला, माँ और पिताजी, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं? ये जगह कितनी खस्ताहाल है। देखिए, यहाँ तो ढंग से बैठने की भी जगह नहीं है। ये लोग मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? कहीं आप लोग किसी धोखे का शिकार तो नहीं हो गए? रवि, अपना मुंह बंद रखो, इस तरह से बदतमीजी मत करो। रमेश चाचा ने उसे डांटते हुए कहा। मैं तो बस सच बता रहा हूँ। वह नौजवान रमेश चाचा के पीछे खड़ा था और उसने शिवा की तरफ देखा। तुम ही शिवा हो? इन्हें शिवा भैया कहकर बुलाओ। तुम दोनों बचपन में साथ साथ ही तो खेला करते थे। कमला चाची ने उसे फटकारा। हाँ, मुझे याद है, वह रोतड़ू बच्चा जिसे मैं डराया करता था अब काफ़ी हैंडसम दिखने लगा है और मुझसे भी लंबा हो गया है। उस नौजवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और बड़े ही घमंड के साथ अपना हाथ शिवा की तरफ बढ़ा दिया। शिवा भैया, है ना? क्या आपको मेरी याद है? आपका रवि, बड़ा रवि। शिवा ने अपना एक हाथ खाली किया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया। अरे मुझे बिल्कुल याद है, मेरे रंगीले रवि। क्या? रमेश चाचा और कमला चाची दोनों बेहद हैरान दिखे। शिखा बहुत ही शर्मिंदा नजर आ रही थी। शिवा, तुमने ये क्या कह दिया? ये रंगीला रवि क्या होता है? भला रवि का ऐसा अजीब नाम कैसे हो सकता है? रवि पूरी तरह से सन्न रह गया। अरे बाप रे, इन्हें मेरा ये खुफिया नाम कैसे पता चल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मगन और उसके गैंग वालों ने यह बात फैला दी हो? वाह, मैं तो बस एक बार के दांव में ही इतना मशहूर हो गया। माफ़ करना, मुझे लगा तुम कोई और हो। शिवा ने रवि के साथ हाथ मिलाया। रवि, तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? रवि अभी भी अंदर ही अंदर बहुत हैरान था जब उसने शिवा को यह सवाल पूछते हुए सुना और शिवा की आंखों में छिपी उस तीखी और कड़क नज़र को महसूस किया। उसने तुरंत झिझकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। शिवा भैया, मुझे अचानक ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पहले कितने करीब हुआ करते थे। मैं तो हमेशा आपके पीछे पीछे घूमा करता था। क्या अब हमारे रिश्ते में कोई बदलाव आ गया है? जाहिर सी बात है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हारे माता पिता ने मुझे तुम्हें बैंक में नौकरी दिलाने के लिए कहा था और मैंने तुम्हारे लिए सब पक्का कर दिया है। रॉयल बैंक का मुंबई मुख्यालय, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा और शिवा से हाथ मिलाते हुए थोड़ा और करीब आकर धीरे से बोला, अब दोबारा वो रंगीला वाला शब्द इस्तेमाल मत करना, वरना हमारी भाईचारे वाली दोस्ती टूट जाएगी। शिवा ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ चावल का कटोरा रवि की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, पकड़ो इसे। रवि ने उसे पकड़ लिया, पर यह किस लिए? और अगले ही पल शिवा ने खींचकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चेताक! थप्पड़ की वह कड़क आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। रमेश चाचा, कमला चाची और शिखा तीनों के तीनों बिल्कुल सन्न रह गए। रवि अपना मुंह खोले अविश्वास से भरी नज़रों से शिवा को घूरता ही रह गया। शिवा ने अपनी कलाइयों को घुमाया जिनसे वह ताश खेलता था। बहुत बढ़िया, बैंक में काम करने का मतलब है उन अंग्रेजों की गुलामी करना।
उन विदेशियों का मिजाज बहुत ही खराब होता है और वे बात बात पर लोगों को थप्पड़ मार देते हैं। मुझे लगता है कि हमारा रवि बहुत मजबूत है और वह उन थप्पड़ों को आराम से सह लेगा। तेरा सत्यानाश हो। रवि मन ही मन यहाँ आने के लिए बुरी तरह से पछताने लगा। रमेश चाचा और कमला चाची ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे सोच में पड़ गए थे कि भला बैंक में बड़े बाबू की नौकरी करना इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। रवि इस साल 17 साल का हो गया है, शिवा सिंह से केवल 1 साल छोटा। पंखे के व्यापार वाले परिवार के इकलौते वारिस के रूप में रवि ने अपनी जिंदगी में कभी कोई खास दुख या तकलीफ नहीं झेली थी। उन दिनों जब शिवा उनका पड़ोसी हुआ करता था, रमेश चाचा के परिवार ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की थी और उनके पिता ने अपनी पंखे की दुकान भी आधिकारिक रूप से नहीं खोली थी। उस समय छोटा रवि सड़क के गुंडों के पीछे घूमा करता था, छोटी मोटी चोरियां करता था और उसने शिवा को भी काफी परेशान किया था। बचपन में शिवा को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। जैसा कि उसके पिता अक्सर कहते थे, तुम उसे 3 बार मार भी लो तो भी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। इसी खामोशी के कारण वह छोटे रवि के जुल्मों का शिकार बन गया था। स्कूल में रवि शिवा के बस्ते में चूहे डाल देता था और स्कूल के बाद वह शिवा को रेत के ढेर पर धक्का दे देता था। इसके अलावा रवि समय समय पर शिवा की जेब खर्च, आइसक्रीम, स्टिकर और खिलौने वाले मेढक भी चुरा लिया करता था। कुल मिलाकर बचपन में शिवा और रवि एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे। जैसे जैसे रमेश चाचा का पंखे का व्यापार फलता फूलता गया, उनके परिवार की जिंदगी संवरने लगी, जबकि सिंह परिवार की हालत और खराब होती गई और अंततः वे धारावी में जाकर बस गए। अपना शिकार खोने के बाद रवि कुछ समय के लिए शांत रहा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसका ध्यान लड़कियों को पटाने की तरफ जाने लगा। अपने परिवार के पैसे के दम पर रवि अक्सर स्कूल में लड़कियों पर डोरे डालता था और उन्हें हंस की कविता सिखाने के बहाने मध्य मुंबई शहर घुमाने ले जाता था। उसे सब छोटा पंखा राजकुमार और रंगीला राजकुमार के नाम से जानते थे। हालांकि रवि स्वभाव से बहुत ही शरारती था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था और इसलिए उसके नंबर हमेशा बहुत अच्छे आते थे। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा जाकर आगे की पढ़ाई करने की योजना बनाई थी, ताकि वह लौटकर अपने परिवार का व्यापार संभाल सके और पंखे के उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। लेकिन कुछ ही समय पहले रमेश चाचा की पंखे की दुकान में अचानक आग लग गई। अगर शिवा वहां नहीं पहुंचा होता तो हालात कुछ और ही होते। शायद सब कुछ उसी पुरानी कहानी की तरह होता, जहां रमेश चाचा को मजबूरी में अपना कारखाना बंद करना पड़ता, अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजना पड़ता और फिर दोबारा वापसी करने के लिए सही मौके का इंतजार करना पड़ता। लेकिन शिवा वहां पहुंच गया और रमेश चाचा को पता चला कि शिवा और सिंघानिया परिवार के छोटे सरकार विजय सिंघानिया के बीच बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इसलिए रमेश चाचा के मन में एक नया विचार आया। वह अपने बेटे की विदेश में पढ़ाई के लिए बचाए गए पैसों का इस्तेमाल कारखाने को मुश्किल से निकालने के लिए करेंगे और अपने बेटे को बैंक में बड़े बाबू की नौकरी करने के लिए भेजेंगे। आखिर एक आदमी को अपने पैरों पर खड़ा होना आना ही चाहिए। यही कारण है कि रवि शिवा से इतनी नफरत करता है। वह पढ़ाई करने के लिए कनाडा जा सकता था, लेकिन शिवा की वजह से उसे मुंबई में ही रुकना पड़ा। इसीलिए वह शिवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वहीं शिवा की नज़र में भविष्य का यह अरबपति रवि अभी सिर्फ एक नौसिखिया है, जिसने पहले कभी कोई काम नहीं किया है और जिसे सही तरीके से सिखाने और सुधारने की ज़रूरत है। शिवा के उस जोरदार थप्पड़ ने रवि को अच्छी तरह समझा दिया कि धोखेबाजी और निजी दुश्मनी निकालना किसे कहते हैं। रवि अंदर ही अंदर नफरत से उबल रहा था, लेकिन उसके माता पिता लगातार शिवा का धन्यवाद कर रहे थे। उनका मानना था कि शिवा ने जो सबक दिया वह बिल्कुल सही था। आजकल के नौजवान बहुत ही जल्दबाज होते हैं और हवा में उड़ते हैं, खासकर वे लोग जो बैंक में काम करते हैं और पैसों का लेन देन करते हैं। अगर वे हिसाब में ज़रा सी भी गलती करते हैं तो उन्हें विदेशियों से मार और डांट खानी ही पड़ती है। ऐसे में अगर शिवा खुद आगे बढ़कर उनके रवि को सबक सिखा रहा है तो वह सच में एक बहुत ही समझदार इंसान है। उनके धन्यवाद करने के बाद शिवा ने कहा कि आज से बेहतर कोई और दिन हो ही नहीं सकता, और अगर दोनों बड़े लोग राजी हों तो वह रवि को आज ही बैंक में नौकरी की बातचीत के लिए ले जा सकता है। रमेश चाचा और कमला चाची भला क्यों मना करते, वे तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दूसरी तरफ रवि पूरी तरह से टूट चुका था। वह तो यहाँ सिर्फ उन्हें शांत करने आया था, इस उम्मीद में कि शायद अभी भी कोई बीच का रास्ता निकल आए। उसने सोचा था कि वह अपनी मीठी बातों से अपने माता पिता को मना लेगा कि वे उसे कनाडा पढ़ने भेज दें, लेकिन अब तो सब खत्म हो चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवा अपनी बात को लेकर इतना गंभीर होगा, और इस वजह से शिवा के लिए रवि के दिल में नफरत और भी गहरी हो गई। शिखा सिंह ने भी नहीं सोचा था कि नतीजा इतना अच्छा होगा। यह उन सभी के लिए एक खुशी भरा अंत था, सिवाय रवि के, जिसका चेहरा उस समय बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। ... सुबह के करीब 9 बजे शिवा ने गाड़ी निकाली और रवि को रानी मार्ग सेंट्रल के 1 नंबर पर स्थित रॉयल बैंक के साउथ बॉम्बे मुख्यालय ले गया।
यहाँ आने से पहले शिवा ने फ़ोन पर छोटे सरकार विजय सिंघानिया से बात की थी। विजय ने उसे बताया था कि उसने पहले ही निर्देश दे दिए हैं और शिवा को बस मुख्यालय में कर्मचारियों की भर्ती करने वाले विभाग के प्रमुख विलियम्स से मिलना है। मुंबई में रॉयल बैंक के अंदर सिंघानिया परिवार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी और सिंघानिया परिवार के तीसरे बेटे के रूप में विजय का वहां काफ़ी दबदबा था। इसलिए उसके लिए किसी को बैंक में कैशियर की नौकरी दिलवाना बहुत ही आसान काम था। शिवा ने गाड़ी खड़ी की और रवि को अपने साथ बैंक के मुख्य कक्ष में ले गया। हालांकि रवि बहुत ही जिद्दी था, लेकिन वह इस बात की गंभीरता को समझता था और इसलिए उसने कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। वह चुपचाप शिवा के पीछे पीछे बैंक के कर्मचारी विभाग की ओर चल दिया। विलियम्स एक समझदार और सुलझा हुआ अंग्रेज था। हालांकि उसे हिंदुस्तानियों की इस सिफारिश और पीछे के दरवाजे से काम करवाने की आदत से सख्त नफरत थी, लेकिन वह भी मजबूर था, क्योंकि आखिर वह भी तो किसी और के लिए ही काम कर रहा था। विलियम्स ने कोई घमंड नहीं दिखाया और रवि से कुछ छोटे मोटे सवाल पूछे। उसने सबसे पहले रवि के परिवार की स्थिति के बारे में पूछा और जब उसने सुना कि रवि का परिवार काफ़ी खाते पीते घर का है तो उसके चेहरे के भाव थोड़े नर्म हो गए। फिर उसने रवि की पढ़ाई के बारे में पूछा और उसके साथ अंग्रेजी में काफ़ी लंबी बातचीत की। चाहे सवाल कुछ भी हो, रवि ने हर बात का अंग्रेजी में बड़ी ही बेबाकी और रवानी के साथ जवाब दिया। आजकल ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं और सिर्फ इसी एक बात ने विलियम्स को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया था। अंत में विलियम्स ने रवि को भरने के लिए एक कागज़ दिया और बताया कि बैंक में काम करने के लिए 3,000 रुपये जमा करने होंगे और साथ ही एक जमानतदार के हस्ताक्षर भी चाहिए होंगे और उस जमानतदार का फ़ोन नंबर भी देना होगा। जाहिर है, ये नियम सिर्फ हिंदुस्तानियों पर ही लागू होता था और इसका मकसद उन्हें बैंक के नियम तोड़ने से रोकना था। सीधे शब्दों में कहें तो ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि कोई हिंदुस्तानी बैंक का पैसा लेकर भाग न जाए। हालांकि शिवा को विदेशियों द्वारा बनाए गए ये भेदभाव से भरे नियम बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि इस जमाने में ज़्यादातर नियम ऐसे ही हुआ करते थे। रवि के पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए शिवा ने अपनी तरफ से उसके पैसे भर दिए और उसका जमानतदार भी बन गया और साथ ही अपने कारखाने का नंबर भी वहां लिखवा दिया। जब सब कुछ तय हो गया तो विलियम्स ने कहा कि अगर कोई परेशानी न हो तो रवि कल से ही यहाँ काम पर आ सकता है। शिवा और रवि ने विलियम्स को विदा कहा और कर्मचारी विभाग से बाहर आ गए। अब रवि को कुछ देर के लिए इंतजार वाले कमरे में बैठना था। कोई आकर उसे उसके काम के कपड़े दिलवाने वाला था और उसे ये भी बताने वाला था कि उसे कल के काम के लिए क्या क्या तैयारियां करनी हैं। हालांकि रवि को बैंक में काम करना कोई खास पसंद नहीं था, लेकिन उसने जिस तरह उन विदेशियों के सामने फर्राटेदार अंग्रेजी बोली और उसे अगले ही दिन से काम पर आने को कह दिया गया, इस बात ने उसे बहुत घमंड से भर दिया था। उसकी नज़र में अगर शिवा ने उसकी मदद न भी की होती तो भी वह अपनी काबिलियत और हुनर के दम पर बैंक में नौकरी पा ही लेता और उसके माता पिता ने जो कुछ भी किया वह सब बेकार ही था। तो देख ली मेरी काबिलियत, सच कहूँ तो तुम्हारी मदद के बिना भी मेरा काम आसानी से हो जाता। बैंक के उस कमरे में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए रवि ने शिवा से कहा। उसका चेहरा घमंड से चमक रहा था। बुरा नहीं है, तुम्हारी उम्र के किसी लड़के का इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलना और विदेशियों को इतनी आसानी से जवाब देना सच में काबिले तारीफ है। शिवा ने अपनी कॉफ़ी उठाई और एक घूंट लिया। शिवा का इस तरह बड़ों की तरह बात करना रवि को कुछ खास पसंद नहीं आया। सुनो शिवा, तुम मुझसे सिर्फ 1 साल ही बड़े हो, इसलिए अब से मैं तुम्हें भैया नहीं बुलाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ शिवा कहूँगा। मैंने सुना है कि तुम आजकल सिंघानिया परिवार के छोटे सरकार के लिए काम कर रहे हो, नाला सोपारा में छोटे मोटे काम करते हो न। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वह कारखाना मेरा है, सिंघानिया परिवार का नहीं। शिवा ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब दिया। पफ, रवि जोर से हंस पड़ा। क्या मेरे सामने बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रहे हो? ये कह रहे हो कि तुमने ये सब खुद शुरू किया है? मैं तुम्हारी इस बात पर एक पल के लिए भी यकीन नहीं कर सकता। यकीन करो या ना करो, जब कभी तुम्हें मौका मिले तुम खुद जाकर देख लेना। बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारा वह कारखाना इस बैंक के शौचालय जितना बड़ा भी है या नहीं, रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ठीक उसी समय रवि को काम समझाने वाला आदमी वहां आया। उसने पहले रवि की तरफ कपड़ों का एक जोड़ा फेंका और कहा कि वह इन्हें पहनकर देख ले कि कहीं इन्हें बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर उसने रवि की तरफ एक छोटी सी किताब फेंकी और कहा कि यह बैंक के नियमों की किताब है जिसका हर कर्मचारी को पालन करना होता है। रवि ने उस किताब के पन्ने पलटे तो पाया कि वह अजीबोगरीब नियमों से भरी पड़ी थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाला नियम यह था कि अगर कोई ग्राहक आपका अपमान करे या आपको मारे तो आपको पलटकर जवाब नहीं देना है और सभी ग्राहकों, खास तौर पर विदेशी ग्राहकों को भगवान की तरह मानना है। रवि ने त्योरियां चढ़ाईं और वह किताब पलटते हुए कपड़े बदलने की जगह ढूंढने लगा। अपनी कॉफ़ी पीते हुए शिवा ने पास ही खड़े एक विदेशी को अपने पास बुलाया जो उस कमरे में आवारागर्दी कर रहा था और मुफ्त का खाना पीना उड़ा रहा था।
वह विदेशी बड़ी ही उत्सुकता के साथ शिवा के पास आया। मेरे दोस्त, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो? बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बताओ क्या काम है? ये विदेशी इस इलाके के सबसे बड़े गुंडे और विदेशियों के नाम पर कलंक होते थे। इन्हें अक्सर बैंक जैसी सभ्य जगहों पर मुफ्त की रोटियां तोड़ना पसंद होता था, लेकिन पैसे कमाने का नाम सुनते ही इनकी आंखें चमक उठती थीं। तुमने उस बड़ी नाक वाले लड़के को देखा जो अभी मेरे साथ बैठा था? कल से तुम उसे हर दिन एक थप्पड़ मारोगे। शिवा ने 300 रुपये बाहर निकाले। एक थप्पड़ के 300 रुपये मिलेंगे। वह विदेशी एक पल के लिए रुका और फिर तुरंत ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने टूटी फूटी हिंदी में कहा, लोगों को थप्पड़ मारना तो मेरा सबसे पसंदीदा काम है। शिवा की बात करें तो जब से भोला वहां से गया था, शिवा को कारखाने के ज्यादातर काम खुद ही संभालने पड़ रहे थे। कारखाने को चलाने के लिए किसी भरोसेमंद इंसान का न होना सच में बहुत थका देने वाला काम था। हालांकि किसी ऐसे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल था जो व्यापार को संभालना जानता हो और जिसके अंदर व्यापार की समझ हो। लेकिन ऐसे में रवि, जो भविष्य का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनने वाला था, अचानक उसके सामने आ गया था। तो भला शिवा उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? अपने पिछले जन्म में रवि ने एक छोटे से पंखे के कारखाने से शुरुआत की थी, एमी ग्रुप की स्थापना की थी, फिर जमीन जायदाद और शेयर बाजार में कदम रखा था और अंत में वह अरबों का मालिक बन गया था। उसका हुनर पूरे मुंबई में किसी से कम नहीं था। अब जब वह पढ़ाई के लिए विदेश नहीं जा रहा है, तो क्या उसे बैंक में पैसों के साथ छोड़ देना उसके हुनर की बर्बादी नहीं होगी? काबिलियत वाले लोगों को तो अपने साथ जोड़ना ही चाहिए। इसलिए शिवा ने रवि को अच्छी तरह से सुधारने और सिखाने की योजना बनाई थी। जिद्दी लोगों को रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी होता है, और जब एक थप्पड़ से बात ना बने तो क्यों ना उसे कुछ और थप्पड़ मारे जाएं। आछू, बाथरूम में काम के कपड़े पहनकर देख रहा रवि अपनी बड़ी नाक रगड़ने को मजबूर हो गया और अचानक उसे लगा जैसे उसकी पीठ के पीछे से कोई ठंडी हवा का झोंका गुजर गया हो। ठीक उसी समय सेंट्रल शिपिंग कंपनी के महाप्रबंधक के कार्यालय के अंदर सिंघानिया परिवार के बड़े बेटे और सिंघानिया ग्रुप की शिपिंग कंपनी के प्रमुख अजय सिंघानिया सोफे पर बैठकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उनके सामने छोटे बालों वाली एक 20 साल की महिला बैठी थी, जिसके बाल उसके कानों तक आते थे। उसकी आंखें चमकदार और रोशन थीं और आंखों के किनारे कनपटी की ओर खींचे हुए थे, जो उसे और भी सर्द और कठोर रूप दे रहे थे। उसका चेहरा अंडाकार था, नाक तीखी थी और उसके पतले होंठ हमेशा ऊपर की ओर मुड़े रहते थे, जो उसमें एक अहंकार की झलक पेश करते थे। उसने शनेल ब्रांड का सफ़ेद सूट पहना था। खुला हुआ सफ़ेद सूट अंदर की बर्फ जैसी सफ़ेद शर्ट को दिखा रहा था, जो उसकी गरिमापूर्ण सुंदरता को शालीनता से उभार रही थी। नीचे उसने ढीले पतलून पहने थे, जिसमें से उसके कोमल टखने दिखाई दे रहे थे। उसके एक टखने पर एक सोने की पायल बंधी थी, जिसमें 3 छोटी और सुंदर चांदी की घंटियां लटक रही थीं। जब वह अपने पैर पर पैर रखकर बैठती तो घंटियों की मधुर छनछनाहट गूंज उठती। छोटे बालों वाली महिला के पीछे रेशमी कुर्ता पहने एक 30 साल का आदमी खड़ा था, जो टोपी पहने और हाथ में पंखा लिए हुए था। वह बेहद शालीन लग रहा था और किसी वफादार सेवक या सलाहकार जैसा प्रतीत हो रहा था। अजय सिंघानिया के बाईं ओर उनका साला जुगल किशोर बैठा था। जुगल किशोर कुछ असहज दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने बैठी महिला का परिचय अजय सिंघानिया से कैसे कराए। सही मायने में कहा जाए तो रिश्तेदारी के हिसाब से जुगल किशोर को सामने बैठी महिला को दादी कहकर बुलाना चाहिए था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद न होता तो कोई समस्या नहीं थी, उसे दादी बुलाना कोई अजीब बात नहीं होती। लेकिन अभी स्थिति अलग थी, क्योंकि अजय बाबू ठीक उसके बगल में बैठे थे, जिससे सारा पदानुक्रम बिगड़ गया था। हम महाप्रबंधक अजय, ये देविका दास हैं, मिस देविका। जुगल किशोर ने दांत भींचते हुए परिचय दिया। रिश्तेदारी के हिसाब से ये हमारी रिश्तेदार भी हैं, इसलिए मुझे इन्हें दादी कहना पड़ता है। दादी शब्द बहुत धीरे से बोला गया था, लेकिन कार्यालय में कम लोग होने और शांति होने के कारण हर कोई इसे साफ साफ सुन सकता था। अजय सिंघानिया मुस्कुराए। बेशक वह सामने बैठी महिला की पहचान जानते थे, देविका दास, जो मुंबई के दास परिवार की लाडली थीं और उन्हें एक शक्तिशाली महिला व्यापारी के रूप में जाना जाता था। मुंबई का दास परिवार नए उभरते हुए शीर्ष 10 परिवारों में से एक है। इस परिवार के मुखिया देवराज दास का जन्म 1936 में उत्तरी प्रांत के एक संपन्न परिवार में हुआ था, जहां उन्हें कभी भोजन या कपड़ों की कमी नहीं रही। बाद में जब हालात बिगड़े तो दास परिवार संघर्ष करने के लिए मुंबई आ गया। जब देवराज दास बड़े हुए तो वह मुंबई की आर्थिक उड़ान का सुनहरा दौर था। बचपन से ही व्यापार से परिचित होने के कारण देवराज ने अपनी गहरी व्यापारिक सूझबूझ के साथ शेयर बाजार में पूंजी का एक हिस्सा लगाया और अपनी पहली बड़ी कमाई की। अपनी तेज व्यापारिक दृष्टि से देवराज ने अवसर को पहचाना और मान लिया कि खाद्य उद्योग में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने जापान से किरिन बियर, भालू वाले बिस्कुट, जमे हुए पकौड़े और अन्य जमे हुए खाद्य पदार्थों को पेश किया।
वह अमेरिका से कोका कोला के एजेंट भी बने और संतरे के रस और फैंटा जैसे स्थानीय मुंबई ब्रांडों की जगह ले ली। वह निर्विवाद रूप से मुंबई के फूड किंग बन गए। पिछले साल देवराज दास को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और लंदन के बकिंघम पैलेस के जीर्णोद्धार के लिए किए गए दान के कारण मुंबई के गवर्नर द्वारा शांतिदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस दौर में शांतिदूत की उपाधि बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती थी। एक ब्रिटिश उपनिवेश मुंबई में यह न केवल बेजोड़ सम्मान लाता था बल्कि जेलों की निगरानी और समीक्षा करने की शक्ति भी देता था। इसलिए शांतिदूतों को निगरानी का राजा और शाही तलवार रखने वाला 8 प्रांतों का गवर्नर भी कहा जाता था। मुंबई के कई पीड़ित लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए शांतिदूतों से मिलना चाहते थे। अजय सिंघानिया और देवराज दास लगभग एक ही उम्र के हैं और उनके परिवार की संपत्ति और ताकत भी समान है, लेकिन पिछले साल शांतिदूत की उपाधि की दौड़ में अजय देवराज से हार गया था। इस बात ने अजय सिंघानिया की जलन को और भड़का दिया और यह उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गई। देवराज दास की छोटी बहन होने के नाते देविका दास अपने भाई से 10 साल से भी अधिक छोटी है। वह बचपन से ही स्वाभाविक रूप से सुगंधित रही है और बिना इत्र लगाए भी वह एक हल्की खुशबू बिखेरती है जो अनगिनत पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिससे उसे सुगंधित सुंदरी की उपाधि मिली है। उम्र में इस बड़े अंतर के कारण देवराज दास ने हमेशा देविका को अपनी बेटी की तरह माना है, जो उसे दुनिया की हर बेहतरीन चीज़ देते हैं और किसी को भी उसे जरा सा भी परेशान करने की इजाज़त नहीं देते। इस समय देवराज दास की वही छोटी बहन देविका दास उनके सामने बैठी थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो अजय सिंघानिया को उससे नहीं मिलना चाहिए था। हालांकि मुंबई बहुत छोटी जगह है। जुगल किशोर उनका साला है, जबकि रिश्तेदारी में देविका दास असल में जुगल की दादी लगती है। इसलिए दोनों परिवार केवल दूर के रिश्तेदार हैं। मुझे क्या करना चाहिए? चूंकि मिस देविका तुम्हारी दादी लगती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे भी उन्हें? इससे पहले कि अजय अपनी बात पूरी कर पाता, देविका हंस पड़ी और बोली, रिश्ते नाते की बातें अकेले में करेंगे। अगर सच में बात करनी है तो हम अपने अपने नियम मानेंगे। आप मुझसे बड़े हैं तो मैं आपको अजय भैया कहूंगी, ठीक है? अजय सिंघानिया हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि महान और ताकतवर महिला देविका दास इतनी समझदार होगी। ये बहुत बढ़िया है। तुम मुझे भैया कहोगी तो मैं तुम्हें बहन कहूंगा। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ, देविका बहन। अजय ने झुककर पैकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों में दबा लिया। देविका दास ने एक धातु का लाइटर निकाला, थोड़ा आगे झुकी, उसे अजय की सिगरेट की ओर किया और एक तेज आवाज के साथ अजय की सिगरेट जला दी। अजय सिंघानिया और भी खुश हो गया। ये लड़की न केवल समझदार थी बल्कि उसे ये भी पता था कि कैसे बर्ताव करना है। अजय सिंघानिया ने सिगरेट जलाई और उसकी नज़रें अनजाने में देविका की ओर चली गईं। आगे झुकने के कारण देविका की बर्फ जैसी सफ़ेद और गरिमापूर्ण सुंदरता की एक झलक दिखाई दी और साथ ही एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंध हवा में तैर गई जो किसी को भी मदहोश कर सकती थी। अजय सिंघानिया ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। आखिरकार वह एक प्रतिष्ठित परिवार से था और नैतिक रूप से उसे ऐसी अनुचित हरकत करने की अनुमति नहीं थी। देविका दास इस बात से अनजान लग रही थी। उसकी आंखों में एक मनमोहक आकर्षण झलक रहा था। मैं यहाँ आपसे थोड़ी रियायत मांगने आई हूँ, अजय भैया। कुछ समय पहले मैंने महाप्रबंधक जुगल को जापान से कुछ मशीनें लाने का काम सौंपा था, लेकिन आपने अचानक उन्हें रोक लिया। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी कृपा करेंगे। होठों में सिगरेट दबाए अजय सिंघानिया मुस्कुराया और जुगल किशोर की ओर मुड़कर बोला, मिस देविका अब मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग रही हैं, तुम्हारा क्या कहना है? जुगल किशोर ने घबराते हुए अपना बचाव किया, यह मेरी गलती थी। आपने मुझे पिछली बार ही चेताया था कि मैं अब और माल की तस्करी न करूं और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन इस बार मेरी दादी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम रिश्तेदार हैं और मेरे पास जापान से इतनी सारी मशीनें मंगाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। सब कुछ देखूं? बेशक मैं सब कुछ देखूंगा। अजय सिंघानिया ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए ताना मारा, यह मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि पारिवारिक संबंधों के कारण तुम्हारे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था? क्या मैंने तुम्हें पहले ही पर्याप्त पैसे नहीं दिए थे? जुगल किशोर के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। मैं तुम्हारे जैसों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरे साले साहब। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें एक पैसे का भी मुनाफा न हो। मैं कभी किसी ऐसे व्यापार में हाथ नहीं डालूंगा जिसमें 100 गुना मुनाफा न हो। अजय ने तिरस्कार से जुगल किशोर की ओर देखा। इसलिए भविष्य में मुझसे यह मत कहना कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था। ये कंपनी मेरे नियंत्रण में है, पैसे कमाने के लिए तुम्हारा निजी घाट नहीं। अजय, मुझसे गलती हो गई। एक धप की आवाज के साथ जुगल किशोर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अजय सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए देविका की ओर देखा।
देविका, अब तुम क्या सोचती हो? जुगल किशोर को उम्मीद थी कि देविका दास उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहेगी, लेकिन उसे आश्चर्य में डालते हुए देविका ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक पतली विदेशी सोब्रानी सिगरेट निकाली, उसे अपने गुलाबी होंठों से धीरे से दबाया, एक स्टील के लाइटर से जलाया और धीरे धीरे धुएं के छल्ले छोड़ते हुए अजय सिंघानिया की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं? बेशक, हम आपकी कंपनी के नियमों का पालन करेंगे। अगर आपसे गलती हुई है तो आपको उसे स्वीकार करना होगा। चाहे आप मारें या सजा दें, ये पूरी तरह से अजय बाबू पर निर्भर है। नहीं, डर के मारे जुगल किशोर लगभग रोने लगा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि देविका इतनी कठोर होगी और पूरी तरह से उससे मुंह फेर लेगी। अजय सिंघानिया भी देविका की बातों से हैरान रह गया और दास परिवार की इस खूबसूरत और अलग थलग रहने वाली छोटी बहन को दोबारा देखने से खुद को नहीं रोक पाया। जब देविका ने अजय को अपनी ओर देखते हुए पाया तो वह थोड़ा मुस्कुराई और उसके होंठों के कोने पर एक आकर्षक मुस्कान तैर गई। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई भावनाएं हैं, अजय भैया? ठीक है, अगर आप मुझे मशीनें वापस दे देंगे तो मैं इस पर विचार करूंगी। अजय सिंघानिया देविका की इस बेबाकी और स्पष्टवादिता को और नहीं सह सका। मिस देविका, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान बनाए रखें। मेरे अंदर बहुत आत्मसम्मान है, बस बात यह है कि आप पुरुष कभी कभी बहुत पाखंडी होते हैं। सोचने की हिम्मत तो करते हैं लेकिन करने की नहीं। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। अजय सिंघानिया ने आगे झुककर एस्ट्रे में अपनी सिगरेट बुझा दी। मैं तुम्हारी मशीनें तुम्हें वापस कर दूंगा। ये तुम्हारी फैक्ट्री शुरू होने में कोई बाधा नहीं डालेगा। इंस्टेंट नूडल बनाना बहुत मुनाफे का सौदा है। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। अग्रिम धन्यवाद। लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी शर्तें क्या हैं, अजय भैया? शर्तें? तो फिर उस शिवा सिंह को कुचलने में मेरी मदद करो। अजय ने अपनी नाक खुजलाते हुए कहा। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे वह इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए नहीं कि वह मेरे मंझले भाई के बहुत करीब है, बल्कि यह बस एक एहसास है, एक एहसास कि वह देर सबेर मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए इससे पहले कि वह कामयाब हो, तुम उसे कुचलने में मेरी मदद करो। देविका हंस पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिससे आप, अजय बाबू, सावधान रहेंगे। मुझे लगा था कि मेरे बड़े भाई के अलावा कोई और ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने उस मनहूस भाई का जिक्र मत करो, अजय सिंघानिया ने हाथ हिलाते हुए कहा। अपना ध्यान रखना और मुझे बाहर छोड़ने की जहमत मत उठाना। देविका खड़ी हो गई और उसके टखनों पर बंधी घंटियां छंछना उठीं। चिंता मत कीजिए, अजय बाबू। अब जब मैंने इंस्टेंट नूडल के व्यापार में कदम रख ही दिया है तो मैं हर उस इंसान को रास्ते से हटा दूंगी जो मेरे बीच में आएगा, चाहे वह शिवा सिंह हो या शिखर सिंह। देविका ने तिरस्कार के साथ कहा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। देविका दास अपने सहायक क्लर्क को लेकर सिंघानिया शिपिंग कंपनी की इमारत से बाहर निकली। अपने होंठों में महिलाओं वाली एक पतली सिगरेट दबाए देविका ने अनमने ढंग से चारों ओर देखा और अपने बगल में खड़े क्लर्क से कहा, क्लर्क सुशांत, मुझे प्यास लगी है। सलाहकार सुशांत तुरंत आगे आया और बोला, मिस, आप क्या पीना चाहेंगी? कोला या सोडा? मैं आपके लिए खरीद लाता हूँ। चटाक। देविका ने सलाहकार सुशांत के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैं कभी कोला या सोडा नहीं पीती। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं पीती जिसे मेरा बड़ा भाई बेचता हो, और मैं उनके द्वारा बेचा जाने वाला कोई खाना भी नहीं खाती। सलाहकार सुशांत ने अपना चेहरा सहलाते हुए आहत होकर मन ही मन सोचा, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। मालकिन बहुत जिद्दी है और मानती है कि वह अपने बड़े भाई देवराज दास से किसी भी मायने में कम काबिल नहीं है, इसलिए वह कभी हार नहीं मानती और यहाँ तक कि अपने भाई का दिया हुआ खाना पीना भी नहीं चाहती। ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस, मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ और ले आता हूँ, कृपया गुस्सा मत होइए। देविका ने फिर से सलाहकार सुशांत के कूल्हे पर लात मारी। तुम अभी भी क्या खरीदने जा रहे हो? मुंबई में ऐसी कौन सी पे कंपनी है जिसका वितरण मेरा बड़ा भाई नहीं करता? अब मैं क्या करूं? मैं, सुशांत ने अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। देविका ने कुछ दूरी पर गन्ने का रस बेच रही एक बूढ़ी औरत की ओर इशारा किया। मुझे वह पीना है। ठीक है। सलाहकार सुशांत को मानो माफ़ी मिल गई हो, वह गन्ने का रस खरीदने के लिए दौड़ पड़ा। बूढ़ी औरत की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। वह सुबह से शाम तक इसी जगह अपना पानी का स्टॉल लगाती थी। उसके स्टॉल में बस 3 साधारण स्टूल, एक बड़ी चायदानी और एक पुराने छोटे से मेज़ पर रखा हुआ चाय का एक बड़ा प्याला था। मच्छरों और मक्खियों को दूर रखने के लिए वह ताड़ के पत्तों का एक पंखा भी हाथ में रखती थी। दादी, कृपया एक प्याला गन्ने का रस दे दीजिए। सुशांत ने पैसे निकालकर बूढ़ी औरत को दिए और पंखा अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने पंखे को अपनी गर्दन के पीछे खोंज लिया, दोनों हाथों से सावधानीपूर्वक रस का प्याला उठाया और उसे देविका को पीने के लिए दे दिया। देविका ने गन्ने का रस लिया और उसे एक ही सांस में पी गई।
रस उसके लाल होंठों से टपकता हुआ उसकी गोरी और चिकनी गर्दन और नाजुक ठुड्डी से होता हुआ नीचे गिरा, जिसे देखकर सुशांत को जोर से अपना थूक निगलना पड़ा। सच कहा जाए तो मिस देविका बेहद खूबसूरत है। सुशांत ने आज तक जितनी भी महिलाओं को देखा है उनमें से वह शायद सबसे मादक और आकर्षक महिला है, जो कई फिल्मी अभिनेत्रियों को भी मात देती है। फिर भी यह मिस देविका। जैसे ही सलाहकार सुशांत अपने ख्यालों में खोया हुआ था, किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? सुशांत अपनी तंद्रा से बाहर आया और देखा कि देविका उसे एक बड़ा प्याला सौंप रही है। उसने जल्दी से इसे ले लिया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस ख्यालों में खो गया था। ख्यालों में खो गए थे? देविका ने अपनी तीखी आंखों से सलाहकार सुशांत को घूरते हुए कहा। किस बात के ख्यालों में? क्या तुम किसी खूबसूरत औरत के जादू में फंस गए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा किसी से परिचय कराऊं? मैं बहुत सी सुंदर लड़कियों को जानती हूं। अगर मुझे सही याद है तो तुम इतने लंबे समय से मेरे साथ हो और तुमने आज तक किसी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। सलाहकार सुशांत का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, मिस कृपया ऐसी बातें मत कहिए। मैं जीवन भर केवल आपकी सेवा करूंगा और कभी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। हे, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? देविका ने अपनी पतली उंगलियों से सुशांत की ठुड्डी को ऊपर उठाया। मेरी आंखों में देखो और मुझे सच बताओ। सलाहकार सुशांत लगभग पिघल चुका था, उसके होंठ कांप रहे थे और वह हकलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। सच में? तुम ईमानदारी से जवाब नहीं दे रहे हो? देविका ने अपना हाथ हटा लिया। सलाहकार ने राहत की सांस ली। उसे पता था कि मालकिन का ये छिछोरापन सिर्फ एक नाटक था, वह किसी भी वक्त उसे नपुंसक बना सकती थी। कुछ ही दूरी पर एक काले रंग की BMW कार खड़ी थी और एक शानदार सूट पहने एक हट्टा कट्टा आदमी कार के बगल में इंतजार कर रहा था। वह देविका का निजी ड्राइवर भैरव था, जिसे लौह भिक्षु के नाम से भी जाना जाता था। भैरव मूल रूप से कंपनी के टाइगर हॉल का एक खूंखार बाहुबली था। उसने एक बार अकेले ही गोवा में वाटर रूम गैंग के 30 से अधिक आदमियों का सामना किया था, जिससे गोवा की सड़कों पर खून की नदियां बह निकली थीं। इसलिए भैरव को ब्लड अरहत के नाम से भी जाना जाता था। बाद में कंपनी गैंग के एक बड़े बॉस गगन की देवराज दास से दोस्ती हो गई। अपनी बहन देविका की सुरक्षा के लिए उसने विशेष रूप से कंपनी गैंग से भैरव को अपनी बहन के ड्राइवर और बॉडीगार्ड के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा था। यहाँ तक कि यह खूंखार और बेरहम आदमी भी देविका को देखकर डर से सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। मालकिन, आप कहाँ जा रही हैं? भैरव ने देविका के लिए कार का दरवाज़ा खोला। एक हाथ से दरवाजे के ऊपरी हिस्से को पकड़े हुए उसने सम्मानपूर्वक पूछा। देविका कार में बैठी और अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल को लात मारकर उतार दिया और अपने नंगे पैर सीधे सामने वाली सीट पर रख दिए। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग पत्थर का बना है? अंदर बैठो और गाड़ी चलाओ। ठीक है, अभी। भैरव की और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वह जल्दी से कार में बैठ गया। सलाहकार सुशांत भी कार में बैठ गया, लेकिन उसकी हिम्मत देविका के बगल में बैठने की नहीं हुई। इसके बजाय वह आगे वाली यात्री सीट पर बैठ गया। सलाहकार सुशांत ने भैरव की ओर देखा, जिसे अभी अभी डांट पड़ी थी। भैरव ने भी सलाहकार सुशांत की ओर देखा, जिसकी अभी अभी पिटाई हुई थी। दोनों की हालत एक जैसी ही थी। कार चालू थी, लेकिन भैरव को नहीं पता था कि गाड़ी कहाँ ले जानी है और वह देविका से पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए वह बस इंजन चालू करके बैठा रहा। देविका ने अपना नाजुक पैर आगे बढ़ाया और भैरव को लात मारी। हे भैरव, मैंने सुना है कि तुम पहले बहुत प्रभावशाली थे, अकेले ही 30 लोगों से मुकाबला कर सकते थे, खासकर तुम्हारी वह मुक्केबाजी की तकनीक, शाओलिन अरहत फिस्ट। भैरव ने सम्मानपूर्वक कहा। हाँ, वही शाओलिन भिक्षुओं का मुक्का, ये बहुत शक्तिशाली है। माफ कीजिएगा मिस, यह अरहत फिस्ट है, भैरव ने सुधार करते हुए कहा। देविका ने भैरव की पीठ पर जोर से लात मारी। क्या एक अरहत सिर्फ एक भिक्षु नहीं होता? क्या तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? तुम्हारी मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? भैरव चुप रहा, डर से कांपते हुए। देविका ने फिर अपने पैर के अंगूठे से भैरव के गाल को खरोंचते हुए कहा, क्या बात है, क्या तुम नाराज हो? संगमरमर जैसे खूबसूरत पैर, आकर्षक टखने, खासकर उन पर लटकती और छनछनाती चांदी की घंटियां, और साथ ही देविका की अनूठी खुशबू ने भैरव की सांसें तेज कर दीं। उसने उन आकर्षक हिस्सों को और देखने की हिम्मत नहीं की और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं। देविका ने मुंह बनाया, अपना पैर पीछे खींचा और घंटियों की छनछनाहट फिर से गूंज उठी। मुझे पता था कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। नाला सोपारा चलो। हम वहां क्या करने जा रहे हैं? भैरव को बोलते ही अपनी गलती का एहसास हो गया और वह लात खाने के लिए खुद को तैयार कर रहा था जब उसने पीछे से देविका को आलस्य भरे स्वर में कहते सुना, बेशक हम उस शिवा सिंह को देखने जा रहे हैं। मैं देखना चाहती हूं कि वह किस तरह का इंसान है, वह आदमी जिससे अजय सिंघानिया तक जलता है। ये सुनकर भैरव और सलाहकार सुशांत एक दूसरे की ओर देखे बिना नहीं रह सके।
ऐसे बहुत कम लोग थे जो दास परिवार की बड़ी बेटी के ख्यालों में रह सकें। उस बदबूदार आदमी की तो बात ही छोड़िए जिसे मिस देविका सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। आखिर यह शिवा सिंह है कौन? नाला सोपारा इंस्टेंट नूडल फैक्ट्री। दोपहर के आसपास शिवा सिंह गाड़ी चलाकर यहां पहुंचा। आज महीने का आखिरी दिन है और नियमों के अनुसार कारखाने को अपने कर्मचारियों को वेतन देना होगा। इसलिए शिवा ने बैंक से नकद निकाला और उसे वित्तीय प्रभार संभालने वाले कारखाने के मुंशी को सौंप दिया और उसे कर्मचारियों के वेतन की गणना करने का निर्देश दिया। उसने कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से वेतन सौंपने की औपचारिकता पूरी करने पर जोर दिया। इस मुंशी को शिवा ने अनाज और तेल के भंडार से अपने यहाँ काम पर रखा था। वह एबेकस का उपयोग करने में बहुत माहिर था और उसका उपनाम गोल्डन एबेकस था। इस समय शिवा एक तरफ खड़ा था जिसके दोनों ओर बल्लू, दाढ़ी वाला रंगा, नागराज और शेरा खड़े थे जो बिल्कुल उसकी रक्षा करने वाले 4 हेवनली किंग्स की तरह लग रहे थे। शिवा के सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी जिसमें कारखाने के कर्मचारियों की भारी भीड़ थी और वे सभी उत्साह से स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। आखिरकार वेतन का दिन आ ही गया। हाँ, पैसे मिलते ही मैं अपनी पत्नी के लिए एक नई पोशाक खरीदूंगा। मैं अपने बेटे के लिए खिलौने खरीदना चाहता हूँ। उसे मिकी माउस और डोनाल्ड डक बहुत पसंद हैं। कोई अजीब सा खिलौना क्यों खरीदना? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें निश्चित रूप से एक अच्छी दावत के लिए बाहर जाना चाहिए। हर कोई बेहद खुश था। 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद समय पर अपना पैसा मिलना सबसे बड़ी खुशी थी। कैटशिट भोला, रोटेन कुणाल, दांतु शिवा, बलवान कुली और अन्य लोग किसी भी दुर्घटना को होने से रोकने के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। मुंशी पन्नालाल मेज के पीछे बैठा था जिस पर एक एबेकस रखा हुआ था और वह उसके मोतियों से खेल रहा था। जब भी हिसाब पूरा हो जाता मुंशी पन्नालाल एक कर्मचारी को बुलाता और शिवा व्यक्तिगत रूप से दोनों हाथों से उसका वेतन सौंपता, उससे हाथ मिलाता और कारखाने के लिए उसके प्रयासों के लिए ईमानदारी से उसे धन्यवाद देता। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए श्रमिकों का वेतन व्यक्तिगत रूप से देने का शिवा का ये तरीका उसके पिछले जीवन में आम बात थी, लेकिन इस युग के मुंबई में ये काफ़ी दुर्लभ था। विशेष रूप से इन श्रमिकों को अपने जीवन में कभी ऐसा सम्मान नहीं मिला था। मालिक व्यक्तिगत रूप से श्रमिकों का वेतन देता है, अपना आभार व्यक्त करता है, कहता है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है और वे कारखाने की मशीन के महत्वपूर्ण पहिए हैं, एक अपरिहार्य हिस्सा हैं। महत्व दिए जाने और सम्मान मिलने का यह एहसास बिल्कुल अनोखा था। शिवा बाबू कितने अच्छे इंसान हैं। शिवा बाबू जैसे दयालु और नेक इंसान बहुत कम होते हैं। सुहानी कतार के बीच में खड़ी थी, शिवा के बारे में चर्चा करते हुए सभी की बातें सुन रही थी और न जाने क्यों उसका दिल मिठास से भर गया। उसने कतार के पार से चुपके से शिवा को देखा। उसने देखा कि शिवा एक कर्मचारी को 1 महीने का वेतन सौंपते हुए मुस्कुरा रहा था। सुहानी ने उस कर्मचारी को पहचान लिया, वह बिरजू था। वह आमतौर पर दूसरों के लिए काम करने में शर्म महसूस करता था, लेकिन अब वह अपने कपड़ों पर हाथ पोंछ रहा था और एक बड़ी मुस्कान के साथ शिवा से पैसे ले रहा था। उसका चेहरा गर्व और आत्मसंतुष्टि से भरा हुआ था। बिरजू की तरह कई अन्य लोगों के चेहरों पर भी इस समय एक ऐसा गर्व था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वे प्रवासी मजदूर थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी सम्मान पाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आज शिवा के कार्यों ने उन्हें गहराई से छू लिया था। वेतन लेने वालों की कतार धीरे धीरे आगे बढ़ी और जल्द ही सुहानी की बारी आ गई। न जाने क्यों शिवा को देखने के विचार मात्र से सुहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने सीने से लगे 3 सिबों से लिपटे रुमाल को छुआ। उसका चेहरा उम्मीद और घबराहट से भरा हुआ था। समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। सामने मौजूद लोगों की हंसी की आवाज़ें बीच बीच में सुनाई दे रही थीं। सुहानी के दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थीं। आखिरकार मैं उन्हें देखने वाली हूँ। सुहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसने लिपटे हुए सिबों के साथ अपने हाथों से अपना सीना थाम लिया। सुहानी अपने गिनतारे पर तेजी से कुछ हिसाब लगाने के बाद कारखाने के मुंशी पन्नालाल ने अपने पड़ने वाले चश्मे के पीछे से जोर से पुकारा। शिवा सिंह थोड़ा हैरान रह गया, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी एक छोटे कद की लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की डरते डरते उसके पास आए। सुहानी, इस महीने का कुल हिसाब 358 रुपये और 90 पैसे है। मुंशी पन्नालाल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से हिसाब बताया। सुहानी ने कहा, आप गलत हैं। मुंशी पन्नालाल को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके हिसाब पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा। वह लगभग उछल पड़े, अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, लड़की, बकवास मत करो। मैं इतने लंबे समय से मुंशी हूं और मैंने कभी हिसाब में कोई गलती नहीं की है। सुहानी को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में गलत बात कह दी है, इसलिए उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था कि आपने गलत हिसाब लगाया है, बल्कि यह कि मैं ये पैसा नहीं ले सकती। मुंशी पन्नालाल हैरान रह गए। तुम इसे क्यों नहीं लेना चाहती? बल्लू, दाढ़ी वाला रंगा और बाकी लोग भी हैरान दिखे।
सुहानी ने कारखाने में बहुत लगन से काम किया था और अपनी नाजुक और खूबसूरत शक्ल के कारण वह कारखाने में सभी की चहेती थी और कई लड़के उस पर तरस खाते थे। उसे कारखाने की झटपट नूडल देवी के रूप में जाना जाता था। देवी को परेशानी में देखकर हर कोई घबराने लगा। सबके सामने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए सुहानी ने अपना होठ काटा और फिर हिम्मत करके शिवा की ओर देखा और उसके पास चली गई। शिवा ने उसकी ओर देखा। सुहानी ने अपने कपड़ों के अंदर से एक लिपटा हुआ सेब निकाला। शिवा बाबू, आपको मैं ज़रूर याद होंगी। मेरा नाम सुहानी है, एक वाटर नोमैड लड़की। आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। आपने मेरे भाई को बचाया था, इसलिए मैं आपकी दी हुई मजदूरी नहीं ले सकती। और उसने रुमाल से सेब को ध्यान से खोला और कहा, यह आपके लिए है। पफ! आसपास के लोग हंस पड़े। सुहानी चौंक गई और जल्दी से सेब को देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि क्योंकि वह इसे खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी, उसने इसे लपेटकर अपने सीने से लगा कर रखा था और सेब के कुछ हिस्से पहले ही सड़ चुके थे। शिवा के सामने 3 सड़े हुए सेब पेश किए गए थे। मुझे लगा कि यह कुछ बहुत खास चीज़ होगी, लेकिन ये तो बस एक सड़ा हुआ सेब है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ऐसा सड़ा हुआ सेब बाहर निकालो? ताना मारने वालों में से ज़्यादातर वो महिला मजदूर थीं जो सुहानी की खूबसूरती से जलती थीं। सुहानी ने कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। अपने हाथों में सड़े हुए सेब को देखकर उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। कांपते हाथों और पीले पड़े चेहरे वाली सुहानी की ओर देखकर शिवा मुस्कुराया। फिर उसने आगे बढ़कर एक सड़ा हुआ सेब उठा लिया, उसे लापरवाही से अपने हाथों पर पोंछा, बिना सड़े हुए हिस्से से एक टुकड़ा खाया और खुशी से बोला, कितना मीठा है। हर कोई सन रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि शिवा जैसे रुतबे वाला इंसान एक सड़ा हुआ सेब खाएगा। सुहानी अब और खुद को रोक नहीं पाए, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। सेब खराब है ना? सुहानी ने सिसकते हुए कहा। सुहानी को रोता हुआ देखकर हर किसी का दिल भर आया। यहाँ तक कि जिन महिला मजदूरों ने पहले सुहानी का मजाक उड़ाया था, वे भी शांत हो गईं। न जाने क्यों, बल्लू और उसके जैसे खुरदरे आदमियों को भी एक छोटी बच्ची को सड़ा हुआ सेब पकड़े रोते हुए देखकर दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। शिवा को फिर से देखते हुए उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, उसे मोड़ा और सुहानी की आंखों से आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेब सड़ा है या नहीं, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ। ये सच में बहुत मीठा है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी इतना मीठा सेब नहीं खाया। सुहानी के हालात को शिवा से बेहतर कोई नहीं समझता था और इस वाटर नोमैड लड़की के दिल को भी उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। ये लड़की, जो मुंबई में इतनी गरीब और मामूली थी, उसे देखकर शिवा के दिल में हमेशा एक अजीब सी कसक उठती थी। सुहानी फूट फूट कर रोने लगी और भी जोर से रोने लगी। तभी किसी ने ताली बजाई। एक चुभती हुई आवाज़ आई, वाह, ये नज़ारा कितना भावुक है। सेठ शिवा सच में एक पक्के व्यापारी हैं। वो जानते हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं और साथ ही लोगों का दिल कैसे जीतना है। वो कहावत क्या है, वो तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जैसे ही यह आवाज़ गूंजी, देविका दास अपने सलाहकार सुशांत और अंगरक्षक भैरव के साथ नखरे दिखाते हुए अंदर आ गई। बल्लू और दाढ़ी वाला रंगा हैरान थे कि कोई अचानक कारखाने में कैसे घुस सकता है। वे आगे बढ़कर उन्हें डांटने ही वाले थे कि शिवा ने उन्हें रोक दिया। शिवा ने देविका दास की ओर देखा और बहुत ही इज्जत से पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? कोई बात नहीं, मैं देविका दास हूं, एवरलास्टिंग फूड कंपनी की मुख्य प्रबंधक। आप मुझे कुमारी देविका या प्रबंधक दास बुला सकते हैं। कुमारी देविका, क्या आपके यहाँ अचानक आने का यही मकसद है? मैं कोई सलाह देने की गुस्ताखी नहीं करूंगी, मैं बस आपके साथ एक व्यापारिक सौदा करना चाहती हूँ। देविका दास ने शिवा के पास आते हुए कहा। दूर से ही शिवा को एक ताज़ा खुशबू आई और वो अपनी नाक सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया, ये सोचते हुए कि सामने वाला किस किस्म का इत्र इस्तेमाल कर रहा है। देविका दास ने शिवा की नज़रों को देखा और उसे नफरत महसूस हुई। एक बदबूदार आदमी तो बस बदबूदार आदमी ही होता है, उसने सोचा। उसने तुरंत सुहानी की ओर देखा और पाया कि सुहानी का चेहरा बेहद खूबसूरत था, खासकर अब जब वो फूट फूट कर रो रही थी। वो इतनी बेचारी लग रही थी कि देविका दास भी एक पल के लिए दंग रह गई। कितनी सुंदर है, इसे इस खटारा कारखाने में छोड़ना बिल्कुल बर्बादी है। देविका दास घमंड से शिवा के पास से गुजरती हुई सुहानी के पास गई। अपना सिर उठाओ। सुहानी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर खुद को देविका दास की ओर देखने से रोक नहीं पाई। देविका दास मुस्कुराई, बहुत अच्छे, तुम बहुत आज्ञाकारी हो। ये कहने के बाद उसने अपने कपड़ों से एक रुमाल निकाला और सुहानी के चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, आदमियों के रुमाल गंदे और बदबूदार होते हैं। मुझे, तुम्हारी बड़ी बहन को, तुम्हारा ख्याल रखने दो। सुहानी को आखिरकार होश आया और उसने बचने के लिए जल्दी से अपना चेहरा घुमा लिया, लेकिन फिर भी देविका दास के रुमाल ने उसे छू लिया। वो रुमाल से आने वाली नशीली खुशबू को महसूस कर सकती थी, जो बहुत अच्छी महक रही थी। हिलो मत। देविका दास सुहानी के आंसू पोंछना जारी रखना चाहती थी,
लेकिन सुहानी बचकर पीछे हट गई और डरते हुए शिवा के पीछे छिप गई। वहां मौजूद हर कोई देविका दास के इस अजीब बर्ताव से सन्न था। देविका दास के पीछे उसके सलाहकार सुशांत और भैरव ने मन ही मन आह भरी, अपनी मालकिन की हरकतों पर लाचार महसूस करते हुए। ये देखकर कि सुहानी उससे कितना डर रही थी, देविका दास एक पल के लिए रुकी, फिर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि उसका शरीर कांपने लगा। उसके बेहतरीन बदन और आकर्षक लेकिन ठंडे चेहरे के साथ उसने कमरे में मौजूद अनगिनत आदमियों को दीवाना बना दिया। बल्लू ने मुश्किल से थूक गटका और दाढ़ी वाले रंगा को अपनी कोहनी से मारा, जो अभी भी देविका दास को घूर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि यह औरत कोई डायन है? दाढ़ी वाले रंगा ने थूक गटका। वह न केवल एक डायन है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली डायन है। छिपने का अच्छा तरीका है। तुम जितना छिपोगी, मुझे तुम उतनी ही पसंद आओगी। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? देविका दास ने अपने कपड़ों से एक पतली सिगरेट निकाली, धीरे से अपना होठ काटा। उसकी खूबसूरत आंखें शिवा के पीछे छिपी सुहानी को आधी मुस्कान के साथ देख रही थीं। सुहानी इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। शिवा ने उसके कंधे को थपथपाया, उसे न डरने का इशारा किया, फिर सीधे देविका दास की ओर देखा और पूछा, कुमारी देविका, आप असल में आज यहाँ क्या करना चाहती हैं? देविका दास मुस्कुराए। उसने धातु का एक लाइटर निकाला और एक खटाक की आवाज के साथ उसे जलाया। देविका दास ने लाइटर से सिगरेट जलाने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर अपना सिर उठाया, अपने गुलाबी होठों से धुएं का एक छल्ला छोड़ते हुए बोली, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। आज मैं तुम्हारा कारखाना खरीदने जा रही हूँ। क्या? इस औरत ने क्या कहा? इसने कहा कि यह हमारा कारखाना खरीदना चाहती है। ये तो हद हो गई। किसी और के इलाके में आकर ऐसी बातें कहने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? कारखाने के अंदर हर कोई आपस में बात कर रहा था। देविका दास के घमंडी और दबंग रवैये पर उनका गुस्सा बढ़ रहा था। बल्लू, दाढ़ी वाला रंगा और बाकी लोग इतने गुस्से में थे कि वे घूरने लगे और गुस्से से हाँफने लगे। उन्हें लगा था कि यह डायन अजीब और बेचैन करने वाली दिखती है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतने अपमानजनक तरीके से बात करेगी। शिवा ने देविका दास को ठंडी नज़रों से देखा। कुमारी देविका, आज मूर्ख दिवस नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मजाक नहीं कर रही हैं। मजाक? तुम्हें मुझे मजाक करने के लिए कहने का क्या हक है? ओहो हाँ, मैंने सुना है कि तुम बहुत सारे बड़े लोगों को जानते हो, तो क्या? मैं, देविका दास, कभी लोगों को उनके कामों से नहीं आंकती। अगर मैंने कहा है कि मैं तुम्हारा कारखाना खरीदने जा रही हूं, तो मैं इसे खरीद कर ही रहूंगी। ये कहने के बाद देविका दास ने तालियां बजाईं। सलाहकार सुशांत, सामान ऊपर लाओ। क्लर्क सुशांत बाहर कार से एक अटैची लाया और उसे दोनों हाथों से शिवा के सामने पेश किया। इसे खोलो और सेठ शिवा को देखने दो कि क्या मैं, देविका दास, मजाक कर रही हूँ। सलाहकार सुशांत ने जवाब दिया, जी मालकिन, और फिर खटाक से बक्सा खोल दिया। वाह! भीड़ में एक हैरानी की लहर दौड़ गई। जो लोग करीब खड़े थे, जैसे बल्लू और दाढ़ी वाला रंगा, वे तो और भी ज्यादा हक्के बक्के रह गए। बक्सा नोटों से भरा हुआ था, बिल्कुल नए 1000 रुपये के नोट, जिनमें से अभी भी स्याही की महक आ रही थी। देविका दास ने अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़े हुए घमंड से बक्से की ओर इशारा किया, इसे देखते हो? ये 30 लाख रुपये हैं। ये तुम्हारे कारखाने के लिए हैं। 30 लाख! वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। वे महीने में मुश्किल से 300 रुपये कमाते थे। उन्हें 30 लाख कमाने में कितनी जिंदगियां लग जाएंगी। देविका दास को अपने पैसे से सबको डराने का यह एहसास सच में बहुत पसंद आ रहा था। जब वह माध्यमिक विद्यालय में थी, तब स्कूल के प्रधानाचार्य हमेशा सबके लिए शिक्षा और सबके साथ समान व्यवहार जैसी बातें कहते थे। बकवास! एक बार जब स्कूल ने छात्रों से पैसे दान करने के लिए कहा, तो उसने एक ही बार में 1 लाख रुपये दान कर दिए, जिससे प्रधानाचार्य लगभग डर के मारे मर ही गए थे। तब से प्रधानाचार्य उसके साथ बहुत ही अदब से पेश आते थे, जैसे कि वह कोई बड़ी मालकिन हो, और उसके बाद कभी भी उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया। देविका दास ने अपनी तीखी नज़रों से चारों ओर देखा। वह आसपास के सभी लोगों की प्रतिक्रियाओं से काफ़ी संतुष्ट थी। उसने फिर से शिवा की ओर देखा और घमंड से कहा, तो शिवा बाबू, क्या आप अभी भी सहमत हैं या नहीं? आप जानते हैं, 30 लाख कमाने में बहुत लंबा समय लगता है। भले ही आप अपना कारखाना लगा लें, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख का खर्च आएगा और आप पलक झपकते ही 20 लाख कमा लेंगे। आपको इतना हिसाब तो आता ही होगा। देविका दास की नज़र में शिवा इस सौदे को कभी ठुकराता ही नहीं, जब तक कि उसका दिमाग खराब न हो। आखिरकार झटपट नूडल कारखानों को उत्पादन के अलावा बिक्री भी करनी होती है, और दास परिवार मुंबई में खाने पीने की बिक्री के लगभग पूरे बाजार पर कब्जा कर सकता है। उनके आपूर्ति के रास्तों को अपने नियंत्रण में लेकर वे अपने विरोधियों को कुचल सकते हैं। इसके अलावा देविका दास को लगा कि शिवा झटपट नूडल्स को सफल बनाने में पूरी तरह से इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि उसने सबसे पहले इस मौके का फायदा उठाया। अगर उसने इस योजना को पहले देख लिया होता, तो शिवा को कोई मौका ही नहीं मिलता।
अगर शिवा अक्लमंद होता तो वह पैसे ले लेता, कारखाना बेच देता और उन 20 लाख रुपयों को उसके लिए यह व्यापार विकसित करने का इनाम मान लेता। इससे पहले कि शिवा कुछ बोल पाता, बल्लू, दाढ़ी वाला रंगा और बाकी सब उसकी ओर देखने लगे। शिवा के लिए तो पैसे मिलना आसान है, लेकिन उनका क्या? उन्हें आखिरकार रहने और अपने परिवारों का पेट पालने के लिए एक जगह मिल गई थी। उनमें से कई तो अभी भी पैसे कमाकर अपनी पत्नियों और बच्चों के लिए अच्छा खाना और कपड़े खरीदने का सपना देख रहे थे। अब अचानक कारखाना बिकने वाला था। वे अब क्या करेंगे? शिवा ने 30 लाख रुपए की ओर देखा, फिर घमंडी और बदतमीज देविका दास की ओर देखा। कुमारी देविका, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? देविका दास ने शिवा पर ताना मारते हुए कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, मुझसे कुछ भी पूछो। अगर मैं आपको कारखाना बेच दूं तो इनका क्या होगा? शिवा ने बल्लू, दाढ़ी वाले रंगा और उन मजदूरों की ओर इशारा किया जो सभी उसे घूर रहे थे। देविका दास हंस पड़ी, मुझे लगा था कि तुम कुछ और पूछोगे, लेकिन ये तो बहुत ही उबाऊ सवाल है। हमारा दास परिवार भी बहुत सारे बेकार लोगों को काम पर रखता है। अब जब हमने तुम्हारा कारखाना खरीद लिया है तो जाहिर है हम उन्हें काम देंगे। रही बात इन कचरे और निकम्मे लोगों की, तो जाहिर है हम इन सबको नौकरी से निकाल देंगे। तुमने क्या कहा? ए चुड़ैल, ये बात फिर से कहना। मजदूर आग बबूला हो गए थे। मुंह पर कचरा और निकम्मा कहलाए जाने पर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। देविका दास जोर से हंस पड़ी। वह इतनी जोर से हंसी कि उसका शरीर कांपने लगा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ जब मैंने कहा कि तुम सब निकम्मे हो? अगर तुम इतने ही काबिल हो तो मेरी तरह कुछ पैसे कमाओ और लोगों पर पैसे फेंको, जोर से फेंको। ये कहते हुए देविका दास ने बक्से में से नोटों की एक गड्डी उठाई और उन्हें हवा में उछाल दिया। बिल्कुल नए नोट फड़फड़ाते हुए उसके सामने गिर पड़े। देविका दास ये देखने के लिए इंतजार करने लगी कि शिवा और उसके मजदूर झुककर और जमीन पर रेंगकर पैसे उठाएंगे, लेकिन मजदूर अपनी जगह से हिले तक नहीं। देविका दास थोड़ी हैरान थी। क्या तुम सब बेवकूफ़ हो? सामने पैसे पड़े होने पर भी तुम उन्हें नहीं उठाते? इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि तुम जिंदगी भर गरीब ही रहते हो। वे लोग बिना हिले डुले खड़े रहे, सभी देविका दास को गुस्से से घूर रहे थे। हाँ, वे गरीब थे, लेकिन वे गरीब थे मगर खुददार थे। अचानक कोई नीचे झुका और जमीन पर पड़े पैसे उठाने लगा। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि शिवा ही था। अपना एक पैर मोड़कर शिवा नीचे बैठ गया और जमीन से नोट उठाने लगा, एक एक करके, 1 2 3 4। पैसा कितनी कमाल की चीज़ है। पैसे से तुम अपनी मनचाही बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हो। कपड़े, शानदार बैग, घड़ियाँ, सोने और चांदी के गहने। पैसे से तुम अपना सिर ऊंचा रख सकते हो। अपने सहपाठियों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने दोस्तों के सामने तुम अकड़कर चल सकते हो और जीत का एहसास कर सकते हो। पैसा एक अच्छी चीज़ है। तुम्हें ये पसंद है और मुझे भी ये पसंद है, तो इसे क्यों फेंकना? शिवा ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। जल्द ही शिवा ने जमीन पर फेंके गए सभी पैसे उठा लिए, फिर शांति से देविका दास के पास गया, उसे पैसे सौंपे और कहा, कुमारी देविका, क्या यही बात है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर कोई पैसे को इतनी अहमियत नहीं देता। इस पैसे के अलावा हमारी पत्नियाँ और बच्चे भी हैं, रिश्तेदार और दोस्त हैं, और हाँ, हमारा सम्मान भी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकती। शायद आप बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पली बड़ी हैं और कभी नहीं जान पाई कि सम्मान क्या होता है, ये सोचकर कि पैसे से आप कुछ भी खरीद सकती हैं। ये सच है कि ये दुनिया पैसे से बनी है, लेकिन इसे आपके मुंह से निकले इन निकम्मे और कचरा लोगों के हाथों ने ही एक एक ईंट जोड़कर बनाया है। आसपास मौजूद हर किसी का दिल भर आया। शिवा की बातों ने सच में उनके दिलों को छू लिया था। ये लीजिए, मैं अभी आपके पैसे आपको वापस कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि आपको एक सबक मिल सके। इसके साथ ही शिवा ने अपना हाथ झटका और उठाए हुए सभी नोट देविका दास के चेहरे पर दे मारे। सत्यानाश! देविका दास ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उस पर भी पैसों की बारिश होगी, वह भी इतने सारे लोगों के सामने। छोटी मालकिन, क्या आप ठीक हैं? सलाहकार सुशांत और भैरव तुरंत देविका दास को दोनों तरफ से बचाने के लिए आगे आए। देविका दास आग बबूला हो गई थी, उसका पहले वाला घमंडी रूप पूरी तरह गायब हो गया था। उसकी भौहें तन गईं और उसने शिवा को घूरते हुए कहा, शिवा, तुम्हारी मुझ पर पैसे फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवा सच में ऐसा कुछ करेगा। बल्लू, दाढ़ी वाला रंगा और बाकी सब अचानक सन रह गए। जब तक वे सच में समझ पाते कि क्या हुआ था, तुरंत तालियों और जयकारों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। देविका दास अपने सलाहकार सुशांत और अंगरक्षक भैरव के साथ इंस्टेंट नूडल फैक्ट्री से घबराहट में भाग गई। इस लाड़ प्यार में पली बड़ी अमीर लड़की के लिए, जिसने कभी जीवन की कठिनाइयों को नहीं जाना था और कभी असफलताओं का सामना नहीं किया था, शिवा ने आज उसे जो झटका और अपमान दिया था, वह उसे जीवन भर के लिए दुश्मनी पालने पर मजबूर कर देगा। जैसे ही देविका दास और बल्लू, दाढ़ी वाला रंगा और कारखाने के अन्य कर्मचारी उसे जाते हुए देख रहे थे, वे लगातार जयकारे लगा रहे थे।
शिवा ने कर्मचारियों को इस महीने का वेतन देना जारी रखा। सुहानी ने पैसे लेने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह इसे शिवा को वापस करना चाहती है। शिवा ने तब उसके वेतन को 2 हिस्सों में बांट दिया, ये कहते हुए कि वह आधा अपने पास वापस रख लेगा और बाकी आधा उसके रोजमर्रा के खर्चों के लिए रख देगा। सुहानी ने जोर से सिर हिलाया और कहा कि उसे कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके पास यहाँ खाना पीना और सोने के लिए जगह थी, जो नाव पर रहने से बहुत बेहतर था। कौन सोच सकता था कि उसने अपना जीवन समुद्र में बिताया, अक्सर भूखे रहकर। कई बार अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने के लिए वह समुद्री भोजन और कमल के बीज बेचती थी और एक एक पैसा बचाती थी, भले ही इसका मतलब खुद भूखा रहना हो। जब भी उसे भूख लगती, वह नाव के अगले हिस्से में बैठ जाती, समुद्री हवा का आनंद लेती, अपने गालों को हाथों में रखती, पानी के ऊपर आसमान से मिलने वाले चमकते चांद को निहारती और कल्पना करती कि यह एक खुशबूदार गोल मीठी रोटी है जिस पर तिल और मीठा रस छिड़का हुआ है और यह खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अब जब उसने अपनी माँ को अलविदा कह दिया है और इस जमीन पर आ गई है, इस कारखाने में प्रवेश किया है, उसने पहली बार इतना खाना खाया है और पहली बार इतनी गहरी नींद सोई है। वह संतुष्ट थी, उसे लग रहा था कि यह जगह स्वर्ग है। ये देखकर कि सुहानी ने पैसे लेने से बिल्कुल मना कर दिया, शिवा केवल एक हल्की मुस्कान के साथ उसके पैरों की ओर इशारा कर सका और बोला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हें एक जोड़ी जूते तो खरीदने ही चाहिए। सुहानी ने अपने नंगे पैरों की ओर देखा, पैसे लिए और शर्मिंदगी से सिर हिला दिया। शिवा और सुहानी के बीच की इस बातचीत ने बल्लू, दाढ़ी वाले रंगा, नागराज और शेरा को एक दूसरे को घूरने पर मजबूर कर दिया। सभी सोच रहे थे कि शिवा और इस कारखाने की खूबसूरत देवी के बीच क्या रिश्ता है, वे कैसे मिले और उनका रिश्ता इतना अलग कैसे लग रहा था। बल्लू भाई, क्या ये शिवा भाई की प्रेमिका है? शेरा ने बल्लू से पूछा। क्या लड़की? वह तो प्रेमिका है। नागराज ने अपने छोटे भाई के गलत शब्द के इस्तेमाल को सुधारा। बल्लू ने अपना सिर खुजलाया, मुझे नहीं पता शिवा भाई इस लड़की से कैसे मिले। दाढ़ी वाले रंगा ने कहा, अरे वाह, ये लड़की सच में बहुत सुंदर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिवा भाई सफल हो गए। जैसे ही ये गुंडे गंदी सोच में डूबे हुए थे, शिवा ने अचानक उनसे कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ये काफी दिलचस्प लग रहा है। बल्लू और अन्य लोगों ने तुरंत अपने हाथ हिलाए, नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। शिवा फिर मुस्कुराया और मजदूरों को वेतन बांटना जारी रखा। बल्लू और अन्य लोगों ने अपने माथे से पसीना पोंछा, ये सोचकर कि क्या शिवा भाई ने वह सुन लिया जो वे पहले फुसफुसा रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले ही एक बात तय कर ली थी, एक बार जब वे नीचे जाएंगे तो वे निश्चित रूप से उन लड़कों को सबक सिखाएंगे जो सुहानी पर नजर गड़ाए हुए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मालिक की प्रेमिका पर बुरी नजर डालने की? तुम खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। ... कारखाने के बाहर देविका दास गुस्से में गाड़ी में बैठ गई। दोनों सलाहकार सुशांत और भैरव जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। देविका दास ने गुस्से में अपने जूते उतार फेंके। एक जूता हवा में बहुत ऊपर गया और धड़ाम से नीचे गिरा, जो सीधा सलाहकार सुशांत के सिर पर लगा। इस चोट से सलाहकार सुशांत का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया, लेकिन उसने एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि दर्द वाली जगह को सहलाया भी नहीं। क्या मैं अभी बहुत बुरी लग रही थी? देविका दास ने पूछा। सलाहकार सुशांत और भैरव ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन दोनों में से किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। वे जानते थे कि मालकिन का मूड खराब था और जो कोई भी बिना सोचे समझे बोलेगा वह मुसीबत में पड़ जाएगा। क्या तुम दोनों गूंगे हो? देविका दास ने दोनों आदमियों को जोर से थप्पड़ मारा। नहीं मालकिन, आप एक ऊंचे दर्जे की हैं, ऐसे असभ्य इंसान से बहस करने की क्या जरूरत है? सलाहकार सुशांत ने किसी तरह एक वाक्य मुंह से निकाला। हाँ, भैरव ने भी उसकी बात में हाँ मिलाई। इसलिए मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वह हारा हुआ शिवा क्या है? वह धारावी का सिर्फ एक गरीब भिखारी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पैसे फेंकने की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। कृपया शांत हो जाए मालकिन, आप नाजुक और अनमोल हैं, ऐसे मामूली इंसान के लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। हाँ कहने के अलावा क्या तुम कुछ और नहीं बोल सकते? हाँ ओह, तुम बेवकूफ। देविका दास ने भैरव के सिर पर जोर से मारा। भैरव को अपने माथे पर जोर की चोट महसूस हुई और उसने मन ही मन सोचा, गनीमत है मैंने लॉ सिर कुंफू का अभ्यास किया है। भैरव को पीटकर अपना गुस्सा निकालने के बाद देविका दास ने चिल्लाकर कहा, अब इसी पल से मैं उस शिवा नाम के आदमी को बर्बाद कर दूंगी। मैं उसके लोगों को पैसे से खरीद लूंगी। मैं उसके कारखाने को खाली कर दूंगी। देखते हैं कि जब वह अकेला रह जाएगा तो वह मेरा विरोध कैसे करेगा। मालकिन, क्या आप उन नकारा लोगों को नीची नज़र से नहीं देखती थीं? सलाहकार सुशांत हैरान रह गया। मैंने अपना मन बदल लिया है, क्या यह मना है? सलाहकार सुशांत पीछे हट गया और डर के मारे चुप रहा। ... देविका दास के आने से निस्संदेह शिवा पर बहुत दबाव पड़ा था।
हालांकि उसने ये दिखाया नहीं, लेकिन वह चुनौती का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार था। अगले दिन से शिवा ने कारखाने में एक नई गतिविधि शुरू की, कर्मचारी वैचारिक और नैतिक शिक्षा। जैसा कि कहावत है, कारखाना वहीं रहता है लेकिन सैनिक आते और जाते हैं। हालांकि देविका दास इन नए कारखाने के मजदूरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी, लेकिन इसने उन्हें अन्य कंपनियों द्वारा काम पर रखे जाने से नहीं रोका। इसलिए शिवा ने रोज़ाना सुबह की बैठकों में कुछ वैचारिक शिक्षा शामिल करने का फैसला किया, जैसे कारखाना हमारा घर है और हम सभी इससे प्यार करते हैं। मैं कारखाने में एक ईंट की तरह हूँ, जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ जाऊँगा। और अपने घर से प्यार करो, अपने कारखाने से प्यार करो, और कारखाने को बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। शिवा जानता था कि इस तरह की वैचारिक शिक्षा सतह पर हास्यास्पद लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में मनोवैज्ञानिक सुझाव का एक बहुत प्रभावी रूप था। पर्याप्त समय दिए जाने पर मजदूर इस विचार को स्वीकार करने लगेंगे। बेशक इस वैचारिक शिक्षा को संचालित करते हुए शिवा ने सभी को प्रेरित करने के लिए व्यवहारिक कदम भी उठाए, जिसमें इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा और चावल की एक छोटी थैली जैसे लाभ बांटे गए, और भोजन में और सुधार किया गया, जिसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फल दिए गए, और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मुर्गे की टांगें शामिल की गईं। जब शिवा कारखाने के सुधारों में व्यस्त था, तभी यशवंत से अच्छी खबर आई। 2 दिन पहले उसने कहा था कि वह उस हीरे को बेचने में शिवा की मदद करेगा, और अब सब कुछ तय हो गया था। हीरे की कुल कीमत 2 लाख रुपये थी। शिवा यशवंत को 50,000 रुपये का हिस्सा देना चाहता था, लेकिन यशवंत ने सख्ती से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वह और शिवा दिल से दिल की बात कर रहे थे, पैसे के बारे में नहीं। उसने ये भी कहा कि रणविजय के साथ उसके संबंध बहुत बेहतर हो गए हैं, और यह सब शिवा की वजह से हुआ है। चूंकि यशवंत ने पैसे लेने से मना कर दिया था, इसलिए शिवा स्वाभाविक रूप से उस पर दबाव नहीं डालेगा। जहां तक रणविजय के साथ उसके संबंधों की बात है, शिवा को परवाह नहीं थी। शिवा फिलहाल घर को लेकर चिंतित है। धारावी में सच में कोई जगह नहीं बची है। हर कुछ दिनों में बिजली और पानी काट दिया जाता है। खासकर हाल ही में मैंने सुना है कि क्रिसमस की तैयारी के लिए अमीर इलाके में पानी जमा किया जाएगा और द्वार 3 सप्ताह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। धारावी के सभी गरीब लोग केवल अपनी परेशानी सह सकते हैं और पानी लाने के लिए दूर जगह जा सकते हैं। हर्षद ने शिवा को कोलाबा और तटीय खाड़ी के पास एक घर खोजने में भी मदद की। जगह बहुत बढ़िया थी, पास में 7 किराने की दुकानें थीं, जिससे खरीदारी करना आसान हो गया। पास में 3 ट्राम के रास्ते और 5 बस अड्डे भी थे, जिससे परिवहन बहुत सुविधाजनक हो गया। यह एक 5 मंजिला इमारत भी थी जो हाल ही में बनाई गई थी। इमारत का मालिक चार्ल्स है, जो लिवरपूल, इंग्लैंड का एक व्यापारी है। वह कई सालों से मुंबई में व्यापार कर रहा है, मुख्य रूप से एम.जी. रोड के पास प्रसाधन सामग्री बेच रहा है। हाल ही में वह यूनाइटेड किंगडम में अपने व्यापार का विस्तार करने की योजना बना रहा है, इसलिए वह पूरी इमारत बेचना चाहता है। तीसरी मंजिल को छोड़कर इस इमारत की अन्य सभी मंजिलें किराए पर दी गई हैं। शिवा शुरू में पूरी तीसरी मंजिल किराए पर लेना चाहता था, लेकिन अब दूसरे पक्ष ने अपना मन बदल लिया है और केवल बेच रहा है, किराए पर नहीं दे रहा है। उसने ये भी कहा कि अगर शिवा चाहे तो अन्य मंजिलों के अनुबंध अगले महीने समाप्त हो जाएंगे और वह फिर पुराने किराएदारों को बाहर निकाल देगा। हर्षद के नेतृत्व में शिवा चुपके से इमारत को देखने गया। वह न केवल जगह से बहुत संतुष्ट था, बल्कि इमारत की समग्र संरचना भी शिवा की पसंद के अनुकूल थी। पूरी इमारत को खरीदने में 2 लाख रुपये लगेंगे। अतीत में शिवा को इसके बारे में ध्यान से सोचना पड़ता, लेकिन अब वह आर्थिक रूप से संपन्न था। उसके पास प्रकाश से मानसिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये थे और हीरे की बिक्री से 2 लाख रुपये थे, जो कुल 7 लाख रुपये नकद थे, जिसे वह आसानी से निकाल सकता था। इसलिए शिवा ने हर्षद को विदेशी चार्ल्स को जवाब देने के लिए कहा कि वह पूरी इमारत खरीदने के लिए तैयार है और हर्षद सभी औपचारिकताओं को पूरा करेगा। अगले दिन हर्षद ने शिवा को अच्छी खबर दी। इमारत आधिकारिक तौर पर खरीद ली गई थी और संपत्ति के कागजात शिवा को सौंप दिए गए थे। संपत्ति के कागजात हाथ में पकड़े हुए शिवा को एक अजीब सी भावना महसूस हुई। उसने पहले हमेशा घर किराए पर लिया था, लेकिन अब आखिरकार मुंबई में उसका अपना घर था। अब शिवा को बस इतना सोचना है कि वह अपनी बड़ी बहन शिखा को ये शानदार खबर कैसे बताए। विकास पार्ट 1 अध्याय 110 घर बदलना। मुख्य पाठ। उस शाम धारावी में शिवा सिंह के घर पर जब शिवा ने शिखा सिंह को तटीय खाड़ी में घर खरीदने के बारे में बताया तो शिखा खाना खा रही थी। क्योंकि उबले अंडे खाते समय बबली को जर्दी के बजाय अंडे का सफ़ेद भाग खाना पसंद था, इसलिए शिखा ने बेमन से पूरी जर्दी खा ली थी। ठीक उसी समय शिवा ने यह बात छेड़ी। जैसा कि आप सोच सकते हैं, शिखा के मुंह में अंडे की जर्दी लगभग अटक ही गई थी और उसका दम घुटने लगा था। अपनी बड़ी बहन का चेहरा एकदम लाल होता देख शिवा के पास अपना खाना छोड़ने और उसकी पीठ सहलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। खांस खांस खांस।
शिखा नीचे झुकी और जोर जोर से खांसने लगी। शिवा कुछ पानी लाया और शिखा को पिलाया। तब जाकर कहीं उसने उस कमबख्त अंडे की जर्दी को निगला। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? खाना खाते समय इस बारे में बात कर रहे हो? शिखा ने अपने छोटे भाई से शिकायत की। यहाँ हर कुछ दिनों में पानी और बिजली कट जाती है, यहाँ रहना अब आरामदायक नहीं है। इसके अलावा मैंने जो जगह खोजी है वह कोलाबा में है, तटीय खाड़ी के करीब, और जहाँ बबली पढ़ने जाती है उसके भी बहुत करीब है, इसलिए तुम्हारे लिए उसे लाना और ले जाना सुविधाजनक होगा। ये सुविधाजनक है, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी बात के बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था। क्या मैंने तुम्हें अभी यह नहीं बताया? क्या तुम इस तरह से बताओगे? तुम मुझे मार डालने की कोशिश कर रहे हो? कम से कम थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे थोड़ा आराम से बताओ। तुम्हें पता है, मुझे एक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मैं इतने बड़े झटके बर्दाश्त नहीं कर सकती। माफ़ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम्हें क्या लगता है कोलाबा में घर महंगे हैं और तटीय खाड़ी में तो वे और भी ज़्यादा महंगे हैं? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने पैसे बचाए थे, क्या ये ठीक है? बचाए थे? क्या सच में तुम्हारे पास छिपा कर रखे गए पैसे हैं? शिखा की आंखें चमक उठीं। तुमने कितने पैसे बचाए हैं? जल्दी बताओ। ज़्यादा नहीं। शिवा जानता था कि अगर उसने सच बताया तो उसकी बड़ी बहन सब कुछ जब्त कर लेगी। शिखा ने अपने छोटे भाई की ओर आंखें घुमाईं। तुम सच नहीं बोल रहे हो? संपत्ति के कागजात कहाँ हैं? क्या तुम्हारे पास वे हैं भी? बिल्कुल मेरे पास हैं। शिवा ने जल्दबाजी में तैयार किए गए संपत्ति के कागजात निकाल लिए। शिखा ने घर के कागजात लिए और रोशनी में ध्यान से उनकी जांच की। अगर मैंने नहीं देखा होता तो बेहतर होता, जो मैंने देखा उसने मुझे चौंका दिया। यह क्या बकवास है? तुमने पूरी इमारत खरीद ली? शिखा की आंखें चौड़ी हो गईं, डर के मारे उसका जबड़ा लगभग लटक ही गया। वे मुझे एक पूरी मंजिल नहीं बेच रहे थे। यह एक 5 मंजिला इमारत है। हाँ, वहाँ यही लिखा है। इसकी कीमत कितनी है? ज़्यादा नहीं, 2 लाख। धड़ाम, शिखा कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। अगर शिवा ने उसे समय पर नहीं पकड़ा होता तो वह शायद वहीं मर जाती। दीदी, दीदी, क्या तुम ठीक हो? शिवा ने जल्दबाजी में शिखा की मदद की और उसकी नाक के नीचे की जगह को दबाया। शिखा को होश में आने में काफ़ी समय लगा। 2 लाख? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और क्या मैं सपना देख रही हूँ? शिखा ने अपने चेहरे पर जोर से चिकोटी काटी, फिर घर के कागजात को फिर से ध्यान से देखा। ये सब सच था, यह कोई सपना नहीं था। आखिर हुआ क्या है? शिखा का दिमाग सुन्न हो गया था। वह अचानक घूमी और शिवा को पकड़ लिया। शिवा, मुझे सच बताओ, अपनी बड़ी बहन को बताओ, तुमने कुछ अनैतिक या जघन्य अपराध तो नहीं किया है? हमारा सिंह परिवार पीढ़ियों से वफादार और धर्मी रहा है और हम कभी बुरे काम नहीं करते। शिवा ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हमारे पिताजी सिर्फ एक मोची थे, वह किस तरह के शहीद हैं? बात मत बदलो, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा है कि तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? संपत्ति के कागजात के साथ, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। शिखा खुशी के आंसू रो पड़ी। पिताजी, क्या आपको पता है कि हमारा शिवा कितना अमीर हो गया है? वह अब 2 लाख की एक इमारत खरीद सकता है, तटीय खाड़ी में, एक 5 मंजिला इमारत। वाह! शिखा की आंखों में आंसू थे और फिर उसने शिवा को इशारा किया। शिवा ने समझदारी दिखाते हुए हाथ से चलने वाली जूता सिलने की मशीन निकाली और गंभीर चेहरे के साथ उसे पूजा की वेदी पर रख दिया। शिखा ने घर के कागजात को जूता सिलने की मशीन के सामने रखा और फिर शिवा से अगरबत्ती और मोमबत्तियां लाने को कहा। यहाँ तक कि बबली को भी नहीं बख्शा गया और वे सभी अपने मृत पिता की पूजा करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। पिताजी, ये हमारे नए घर के कागजात हैं। कृपया इसे ध्यान से देखिए। हमारे जाने के बाद मैं आपके लिए एक बड़ा कमरा तैयार करूंगी। हम दिन रात आपकी याद में पूजा करेंगे। कृपया हमारे सिंह परिवार को शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद दें, शिवा को अपार धन और समृद्धि का आशीर्वाद दें और बबली को पढ़ाई में सफलता का आशीर्वाद दें। अमिताभ। शिखा घुटनों के बल बैठी और बहुत ही श्रद्धा से अपना सिर झुकाया। फिर शिवा ने भी अपना सिर झुकाया। बबली असमंजस में दिखी और शिवा की ओर मुड़कर पूछने लगी, मामा, क्या हम घर बदल रहे हैं? क्या हमारे पास रहने के लिए एक बड़ा कमरा होगा? शिवा जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए वह केवल अपना सिर हिला सका। ये। बबली तुरंत खुशी से उछल पड़ी। ... शिखा अपने हाथ पर सिर रखकर पीठ के बल लेटी रही और उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसका दिमाग उस 5 मंजिला इमारत से भरा हुआ था और वह वहां एक नया जीवन शुरू करने के सपने देख रही थी। वह अभी भी प्लास्टिक के फूल बनाने वाले कारखाने में काम कर रही है, लेकिन उसने अपना साल के अंत का बोनस और शगुन का लिफाफा मिलने के बाद काम छोड़ने का फैसला किया है। कम से कम मैं अब एक अमीर महिला हूं जो पूरी एक इमारत की मालकिन है। मुझे बस इतना करना है कि किराया इकट्ठा करना है और एक मालकिन की तरह रहना है। जहां तक चाय घर में बर्तन धोने की मेरी नौकरी की बात है, मैं उसे भी छोड़ने वाली हूं।
लेकिन चाय घर में अभी बहुत भीड़ है, अगर मैं चली गई तो वे कैसे संभालेंगे। आखिरकार मैंने यहाँ इतने लंबे समय तक काम किया है और चाय घर के साथ मेरा एक जुड़ाव बन गया है। फिर मुझे धारावी में अपने गरीब पड़ोसियों का ख्याल आया। हालांकि हम अक्सर झगड़ते और बहस करते थे, यहाँ तक कि शौचालयों और रसोई के लिए एक दूसरे को गालियाँ भी देते थे और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते थे, लेकिन इस शोर शराबे की वजह से हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब जबकि हमें घर बदलना था तो मैं वास्तव में यहाँ से जाने से थोड़ी हिचकिचा रही थी। शेखा करवट लेकर घूमी और बबली उसके बगल में गहरी नींद सो रही थी, उसकी लंबी पलकें साफ दिखाई दे रही थीं। शेखा ने हाथ बढ़ाया और बबली को थपथपाया। एक इंसान के रूप में तुम्हारे पास कुछ आदर्श होने चाहिए, और एक बेहतर जगह पर जाना हमेशा से तुम्हारा सबसे बड़ा आदर्श रहा है। अब तुम आखिरकार घर बदल सकती हो शिखा, अब तुम्हें और क्या चाहिए। अगली सुबह सामान ले जाने के लिए शिवा ने बल्लू को फर्नीचर लादने के लिए एक ट्रक लाने को कहा। बल्लू ने फिर 3 आदमियों को बुलाया और धूल मिट्टी उड़ाते हुए धारावी की ओर निकल पड़ा। जब धारावी के गरीब पड़ोसियों ने सुना कि शिखा घर बदल रही है तो वे सभी उसे बधाई देने के लिए उसके घर पर इकट्ठा हो गए। शिखा, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कोलाबा जा सकती हो। हाँ, मैंने सुना है कि तटीय खाड़ी में किराया बहुत महंगा है। अपने गरीब पड़ोसियों को दुखी करने से बचने के लिए शिखा ने यह नहीं बताया कि उसने पूरी इमारत खरीद ली है। उसने केवल इतना कहा कि वह तटीय खाड़ी जा रही है, इसलिए सभी ने मान लिया कि वे वहाँ एक घर किराए पर लेने जा रहे हैं। हमारा एक रिश्तेदार तटीय खाड़ी में रहता है और उसका किराया 800 रुपये प्रति माह है, जो बिल्कुल अकल्पनीय है। हाँ, वहाँ बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोग तो पूरी एक मंजिल भी खरीद सकते हैं। शिखा ने अपने होंठ सिकुड़े और मन ही मन सोचा, एक मंजिल क्या होती है। हमारे शिवा ने तो पूरी इमारत खरीद ली है, पूरे 5 मंजिल। मैंने ये भी सुना है कि उन मकान मालिकों को दिन भर ताश खेलने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता है और वे इतना किराया कमा रहे हैं कि वे उसे गिन भी नहीं पाते। शिखा ने फिर से अपने होंठ सिकुड़े और मन ही मन सोचा, तो क्या मैं भी बहुत जल्द उसी तरह की इंसान बन जाऊंगी। क्या तुम मुझसे जल रहे हो। अपनी बड़ी बहन के दिखावे वाले हाव भाव को देखकर शिवा, जो आमतौर पर दिखावा करने का बहुत बड़ा प्रशंसक था, अब उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह परेशानी से फटने वाली है। उसने स्थिति को शांत करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और कहा, आप सब बस वहाँ खड़े मत रहिए। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। आपको जो भी उपयोगी लगे वह ले लीजिए। ठीक है, शिवा दुनिया का सबसे ईमानदार लड़का है। वहाँ लटकी हुई वह नमकीन मछली मेरी है। मुझे ये काटने वाला बोर्ड चाहिए। मुझे ये बाल्टी चाहिए। शेखा को आश्चर्य हुआ कि उसका छोटा भाई इतना उदार कैसे हो सकता है। वह उसे रोकने के लिए बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि अब उसकी हैसियत अलग थी। वह एक मकान मालकिन और एक अमीर इंसान बनने वाली थी। भविष्य में उसका खाली समय ताश खेलने और गपशप करने में बीतेगा। दीवार पर लटकी नमकीन मछली, फफूंदी लगा हुआ काटने वाला बोर्ड और टूटे हुए छेद वाली पानी की बाल्टी जैसी चीज़ों की अब कोई ज़रूरत नहीं होगी। शिवा ने फिर कहा, नए घर में आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, आप लगभग तुरंत ही वहाँ रहने जा सकते हैं। सभी लोग, धीरे धीरे, झगड़ो मत, यहाँ सबके लिए बहुत कुछ है। रामू चाचा, कोई भी आपकी नमकीन मछली नहीं लेने वाला है, इसे अपने कोट के अंदर मत छिपाए। शांति चाची, आप काटने वाला बोर्ड ले सकती हैं, लेकिन रमा चाची के लिए बाल्टी छोड़ दीजिए। रमेश भैया, आप मेरी अलमारी क्यों ले जा रहे हैं, मुझे अभी भी उसकी ज़रूरत है। शिखा अपने कूल्हों पर हाथ रखे और उंगलियां फैलाए खड़ी थी, एक सेनापति की तरह पूरे नज़ारे का निर्देश दे रही थी।